Hello guys, what's up? This is Amit Panch and I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, in this lecture we are going to do a super rapid revision of income from salaries. और ये income from salaries एक चैप्टर है कि लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, पर वो डर भगाने का काम तेरा भाई आज करने वाला है. सो अभी सुपर रिविजन सीरीज जो अपना चल रहा है, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए. मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस किया है, हाउस प्रॉपर्टी किया है, कैपिटल गेन किया है, पीजीबीपी किया है, आईएफओएस किया है, सब कुछ हुआ है. अभी एक इनकम फ्रॉम सैलरीज बाकी, तो वो भी एक बार कर लेते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, बिकॉज हम लोग अभी सुपर 75 सेशंस लाएंगे, मैराथन लाएंगे, सब कुछ लाने वाले हैं. तो बहुत मजेदार तरीके से हम लोग पूरा पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और टैक्स में एग्जाम्शन लाएंगे. चलो शुरू करते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरीज में सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन नंबर 15. सेक्शन नंबर 15 में एक चीज बोला है कि भाई देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. देन इन दैट केस whatever amount you're receiving from the employer, that will be taxed under income from salaries. ओके सर, सैलरी जो होता है वो ड्यू बेसिस पे टैक्स होता है या रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है? हमेशा याद रखना, वो विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्स होता है. मतलब पैसा पहले मिला तो वो टैक्स हो जाएगा. अगर आज ड्यू तो हुआ है, आज अक्रू तो हुआ है, फॉर एग्जांपल मुझे पैसा मिला नहीं है, तो भी आज टैक्स हो जाएगा. सो ये ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे बेसिकली टैक्स हो जाता है. लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, कि एक छोटा सा पॉइंट में डिस्कस करता हूं. एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी करके कॉन्सेप्ट है. देखो, एडवांस सैलरी मतलब क्या? आगे के महीनों का सैलरी मुझे आज मिल गया, दैट इज एडवांस सैलरी. बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है मालूम है? मुझे आगे के महीनों के अगेंस्ट लोन आज मिल गया. मतलब मैं एम्प्लॉयर के पास जाता हूं और एम्प्लॉयर को बोलता हूं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा एडवांस में चाहिए. तो ये जो पैसा तुम लोग मुझे दोगे ना, ये किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी का है? एम्प्लॉयर के पास. एम्प्लॉयर के पास सिक्योरिटी है आगे के 2-3 महीने का सैलरी. नाउ कैन आई से दिस इज द एडवांस व्हिच आई रिसीव्ड अगेंस्ट द सैलरी? यस. अगर मैंने वो एडवांस का रीपेमेंट नहीं किया तो वो सैलरी रख देंगे, देंगे ही नहीं मुझे. सो दिस एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज लाइक अ लोन, is like a loan. So understand the difference between advance salary and advance against salary, right? Advance salary is normal salary, advance against salary is loan, not a salary. ठीक है, परफेक्ट. हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेन पॉइंट, बेसिक सैलरी. सर बेसिक सैलरी तू कौन सा भी नाम ले, वेजेस ले, सैलरी ले, बेसिक सैलरी ले, कुछ भी ले, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल दोस्त. दूसरा, डियरनेस अलाउंस. देखो, डियरनेस अलाउंस होता है डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स. डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स मतलब जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं, तो डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स हो गया, एंड डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स हो गया. देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स यूज होता है. बट अगर टैक्सेबिलिटी का बात किया कि डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स, दोनों टैक्सेबल होता है. जो मुझे डियरनेस अलाउंस मिलता है, टू बेसिकली इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू बीट द इन्फ्लेशन इफेक्ट, राइट? ओके, तो डियरनेस अलाउंस कौन सा भी हो, इन टर्म्स हो या नॉट इन टर्म्स हो, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. सुपर. उसके बाद कमीशन, वो टर्नओवर कमीशन हो, कौन सा भी कमीशन हो, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. सर बोनस मिला तो देखो, बोनस भी टैक्सेबल होता है, बट द पॉइंट इज बोनस जब भी रिसीव होता है ना, वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है, कभी भी ड्यू बेसिस पे बोनस टैक्स नहीं होता है. दिस इज योर पॉइंट नंबर 4. एडवांस सैलरी मैं तुम लोगों को बोला था कि ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे जो एडवांस में पैसा मिला है, मुझे वो टैक्स देना पड़ेगा. बट ऑफ कोर्स एक चीज याद रखना, अगर आज मुझे नेक्स्ट ईयर के कौन से मंथ का सैलरी मिला होगा, देन इन दैट केस आज तो टैक्स हो जाएगा, पर नेक्स्ट ईयर वापस जब वो अक्रू होगा तभी वापस टैक्स नहीं होगा. लॉजिकल बात है. जाते हैं नेक्स्ट पे, ग्रेचुइटी. मेन पॉइंट, ग्रेचुइटी मतलब क्या? ग्रेचुइटी इज बेसिकली अ वॉलंटरी पेमेंट विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ ना, कि तू एक लॉयल आदमी है, एक काम करते हैं, लॉयल आदमी है, तुझे अप्रिसिएशन करना है, देन इन दैट केस ग्रेचुइटी पे करता है एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. बराबर, तू 5 साल 6 साल है कंपनी में, क्या बात है, अप्रिसिएशन, तो ग्रेचुइटी पे किया. अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेचुइटी पे किया है एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेचुइटी पे किया है एम्प्लॉय को, देन इन दैट केस देखो कि वो ग्रेचुइटी कभी मिला है. इफ यू हैव रिसीव्ड द ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, if you have received the gratuity during the employment, समझना everything is going to be taxable, be it government employee or be non government employee. ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुइटी इज ऑलवेज टैक्सेबल. बट अगर वही ग्रेचुइटी मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला होगा, देन इन दैट केस देखो कि वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन इन दैट केस इट इज exempt फ्रॉम टैक्स. बट इफ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देयर आर टू पार्ट्स. नंबर वन, कवर्ड अंडर पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, और नॉट कवर्ड अंडर पोगा. अगर कवर्ड अंडर पोगा होगा तो अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन विल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग. क्या है? एकदम सिंपल, 20 लाख रुपीस अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, और 15/26
इंटू सैलरी पर मंथ, मतलब उनको क्या बोलना है, आधे महीने का सैलरी। तो सैलरी पर मंथ लो, इंटू 15/26 करो, मतलब पर ईयर मुझे आधे महीने का सैलरी का एग्जाम्शन मिलेगा। ऐसे मैंने कितने साल स्पेंड किए, सो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अंडरस्टैंडिंग? तो विच एवर इज लोअर का जो पार्ट आएगा ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन। फॉर एग्जाम्पल द लोएस्ट वाला पार्ट आता है 10 lakhs, और मुझे ग्रेचुइटी मिला है फॉर एग्जाम्पल 30 lakhs, देन इन दैट केस 30 lakhs माइनस 10 lakhs, सो 20 lakhs इज गोइंग टू बी योर टैक्सेबल ग्रेचुइटी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन दोस्तों, दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ टैक्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन। ओके, वापस बोलता हूं मैं, देखो एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला तो टैक्सेबल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला तो इट कैन बी एग्जाम्प्ट, पर देखा जाएगा तो कौन सा एम्प्लॉय है। इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट देन इन दैट केस फुल्ली एग्जाम्प्ट, बट अगर अदर एम्प्लॉय होगा तो पोगा या नॉन पोगा, पोगा के अंदर होगा तो 20 lakhs अमाउंट रिसीव्ड और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। उसके बाद सर नॉट कवर्ड अंडर पोगा होगा, तो नॉट कवर्ड अंडर पोगा होगा, देन इन दैट केस फर्स्ट दो पार्ट सेम रहते हैं, 20 lakhs एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इट विल एग्जैक्टली बी द सेम, और इधर चेंज क्या होता है मालूम है, उधर जो 15/26 था पोगा में, वो इधर 1/2 हो जाता है, इंटू उधर जो सैलरी पर मंथ था इधर बन जाता है एवरेज सैलरी पर मंथ, बाकी इंटू करूंगा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इधर भी आधा महीने का सैलरी उन्होंने टैक्स किया, पर उधर आधा महीना मतलब 15/26 था, इधर आधा महीना मतलब 1/2 है। उधर आधा आधा महीना मतलब 15/26 जो सैलरी पर मंथ था, इधर 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ है ना। हम लोगों को दोनों का देखना पड़ेगा कि सर ये सैलरी पर मंथ क्या होता है एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या होता है। सबसे पहले हम पोगा का स्टार्ट करते हैं। पोगा के केस में सैलरी पर मंथ मतलब देखो जो टाइम पे तुम लोग रिटायर हो रहे हो उसके पीछे देखना, पीछे पीछे लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ क्या है एंड लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस क्या है। बट डियरनेस अलाउंस में याद रखना इधर बोथ कवर होता है, याद रखना, ठीक है। डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स हो या नॉट इन टर्म्स हो दैट डज नॉट मैटर, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। तो वो कहना से सैलरी पर मंथ मतलब जो लेटेस्ट पीछे का मंथ था, जो पीछे का मंथ था रिटायरमेंट के पहले, तभी तेरा बेसिक सैलरी कितना था, तभी तेरा डियरनेस अलाउंस कितना था, दोनों, तो वो ऐड करके मुझे एक महीने का सैलरी मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो सैलरी पर मंथ सॉर्ट हो गया 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में अगर मैंने सर स्पेंड किया होगा 1 year 2 months इन द कंपनी, तो आई विल कंसिडर दिस एज 1 year। 1 year 7 months in the company, I will consider this as 2 years। 1 year 6 months in the company, I will consider this as 1 year, not 2 years। अंडरस्टैंडिंग? एकदम मस्त। ओके, अभी नॉन पोगा में आता है। नॉन पोगा के केस में क्या था, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अभी एवरेज सैलरी के लिए ना अपने पास एक टेक्निक है कैसे याद रखने का। एवरेज सैलरी मतलब जो बीडी मारते हैं उनको बोलने का टेक केयर। क्या है, जो बीडी मारते हैं उनको बोलने का टेक केयर, जो लोग बीडी मारते हैं उनको बोलने का टेक केयर। सिर्फ बीडी क्या है, बी मतलब बेसिक सैलरी, डी मतलब डियरनेस अलाउंस, बराबर। अभी देखो, बी मतलब बेसिक सैलरी, डी मतलब डियरनेस अलाउंस एंड टेक केयर मतलब क्या, टर्नओवर कमीशन। जो बीडी मारने वाले को बोलेंगे टेक केयर, ठीक है। अभी बी मतलब क्या होता है, यूजुअली एंड नॉर्मली इन ऑल द केसेस 95% ऑफ द केसेस तेरा बीडी टेक केयर ही आएगा फॉर्मूले में, राइट। सो बी मतलब बेसिक सैलरी, डी मतलब डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ओनली एंड टी सी मतलब टर्नओवर कमीशन। बट ये मुझे कभी करना है मालूम है, ये करना है एवरेज करना है फॉर लास्ट 10 मंथ्स। सो बीडी टेक केयर का लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज होगा, मतलब जो दिन पे तुम लोग रिटायर हुए हो उसके पिछले 10 महीने का बेसिक सैलरी ऐड करो, डियरनेस अलाउंस ऐड करो, टर्नओवर कमीशन ऐड करो। 10 महीने का मिल गया ऐड करने के बाद अपॉन 10 यू विल गेट द आंसर फॉर एवरेज सैलरी पर मंथ। हम लोगों को सिर्फ एवरेज सैलरी हम लोगों को पर मंथ निकालना, राइट। तो अपॉन 10 करने मत भूलना, ठीक है। सिर्फ 10 महीने का कंप्यूट मत करना, हम लोगों को अल्टीमेटली एक महीने का ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया एवरेज सैलरी पर मंथ बीडी टेक केयर वाला, लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस भी था 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसमें उन्होंने सीधा बोल दिया इग्नोर द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को इग्नोर करना हम लोगों को नहीं चाहिए। फ्रैक्शन 1 year 2 months किया होगा तो 1 year, 1 year 7 months किया होगा तो 1 year, 1 year 6 months किया होगा तो 1 year। एकदम झकास, एकदम चकाचक, एक नंबर आगे बढ़ते हैं। पेंशन, पेंशन क्या होता है, अभी तक क्या क्या देखा हम लोग ने, बेसिक सैलरी देखा, डियरनेस अलाउंस देखा, बोनस देखा, कमीशन देखा, एडवांस सैलरी देखा, ग्रेचुइटी देखा, बराबर। अभी देखते हैं पेंशन। पेंशन में दो टाइप्स के पेंशन होते हैं। नंबर 1 अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा आता है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब क्या, देखो पेंशन जो होता है ना, कभी कभी मुझे पीरियोडिकली पे किया जाता है एम्प्लॉयर से और मुझे पेंशन लमसम पे किया जाता है एम्प्लॉयर से। अगर मुझे कौन सा भी पेंशन पीरियोडिकली पे किया गया है देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल।
मतलब अगर मुझे मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली अगर ऐसा कुछ पे किया है ना, देन इन दैट केस इट इज गोइंग फुल्ली एंड फुल्ली गोइंग टू बी टैक्सेबल, बी इट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, बट अगर मुझे एक साथ दे दिया, भाई ले ये ले पेंशन तेरा, तो ये जो अगर एम्प्लॉयर ने ऐसा किया होगा ना, तो वो लमसम पेंशन को बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। जो मुझे पीरियोडिकली मिलता है उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। बराबर, लमसम मतलब कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, इसमें गलती मत करना। अनकम्यूटेड मतलब क्या? अनकम्यूटेड मतलब जो पीरियोडिकली दिया है, कम्यूटेड मतलब लमसम दिया है। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन का सेम है जैसे हम लोग ने ग्रेचुइटी में देखा था। अगर कम्यूटेड पेंशन मिला होगा लमसम, तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है। इफ इट इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन इन दैट केस देखो कि उसको वो जो इसको पेंशन मिल रहा है उसको ग्रेचुइटी मिलता है क्या, या ग्रेचुइटी नहीं मिलता है? अच्छा, उसको ग्रेचुइटी मिलता है क्या? तो एक काम करो, अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन इज इक्वल टू टोटल पेंशन इंटू 1/3। टोटल पेंशन इंटू 1/3। सर हाउ टू आइडेंटिफाई टोटल पेंशन? मैं तुम लोगों को बताता हूँ टोटल पेंशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो, मैं और ऐसा ही आइडेंटिफाई करना सैलरी के अंदर, कभी भी गलती से कम्यूटेड पेंशन प्लस अनकम्यूटेड पेंशन इज इक्वल टू टोटल पेंशन ऐसा मत करना। कम्यूटेड पेंशन का उन्होंने बोला होगा कि कितना परसेंट टोटल पेंशन में से कितना परसेंट कम्यूटेड पेंशन है। फॉर एग्जाम्पल दे से 70% ऑफ द पेंशन इज कम्यूटेड एंड दैट इज 70,000 रुपीज, विच मीन्स द टोटल पेंशन कम्स एज, अगर 70,000 होगा तो 100% क्या होगा? 100% इज गोइंग टू बी 1 लाख। सो दिस इज योर टोटल पेंशन। दिस इज योर टोटल पेंशन। टोटल पेंशन हम लोगों को निकालने के लिए कंप्यूटर पेंशन का परसेंटेज यूज करके निकालो। अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही निकालना टोटल पेंशन का अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ग्रेचुइटी अगर रिसीव हुआ होगा तो टोटल एग्जाम्पशन इज गोइंग टू बी टोटल पेंशन इंटू 1/3। बराबर, बट अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ होगा देन इन दैट केस टोटल पेंशन इंटू 1/2। अंडरस्टैंडिंग पक्का? सो ये मेरा एग्जाम्पशन का बात हुआ, ये मेरा एग्जाम्पशन का बात हुआ। वापस हम लोग बोलते हैं, अगर मुझे अनकम्यूटेड पेंशन मिला है दोस्तों, देन इन दैट केस इट इज फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर वही मुझे कम्यूटेड पेंशन मिला होगा तो देखो कि वो कम्यूटेड पेंशन किसको मिला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होगा तो फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, बट अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होगा तो देखो उसको ग्रेचुइटी मिलता है या ग्रेचुइटी नहीं मिलता है। अगर ग्रेचुइटी मिलता है तो टोटल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन इज इक्वल टू टोटल पेंशन इंटू 1/3, एंड अगर ग्रेचुइटी नहीं मिलता है देन इन दैट केस टोटल पेंशन इंटू 1/2। हाउ टू आइडेंटिफाई टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन? टोटल कम्यूटेड पेंशन लेने का अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पेंशन, मतलब 70,000 अपॉन 70%, मतलब कितना? 0.7। कितना है आंसर? 1 लाख रुपीज। करेक्ट है। ये आंसर लेने के बाद ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये इतना ही छोड़ देते हैं, ये इतना ही छोड़ देते हैं, आंसर आ गया, अरे भाई ऊपर भी है, अनकम्यूटेड पेंशन भी था, तो वो भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। देखो, अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड के केस में अगर टोटल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन आया, समझ समझ एग्जाम्पशन आया है 20,000 रुपीज, बराबर, और टोटल जो मुझे पेंशन मिला है दैट इज 80,000 रुपीज, तो 80,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो आई विल गेट 60,000 रुपीज। बट दिस इज ओनली कम्यूटेड पेंशन, डोंट फॉरगेट टू ऐड अनकम्यूटेड पेंशन एंड मेक इट एंटर इनटू द कंप्यूटेशन। ये लोग क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं, बिकॉज इधर उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा मेहनत कर लिया होता है, तो वो लोग भूल जाते हैं अनकम्यूटेड पेंशन भी था टैक्सेबल, तो वो भी ऐड करना मत भूलना तेरे कंप्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज लीव सैलरी। एकदम सिंपल है लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब क्या? टोटल मुझे 600 डेज का लीव दिए है, 600 ज्यादा हो गया, 600 नहीं, मुझे टोटल 30 डेज का लीव दिए है साल में, और मैंने सिर्फ 10 दिन का लीव यूटिलाइज किया। सो कैन आई से अनयूटिलाइज्ड लीव्स आर 10 डेज। जो भी अनयूटिलाइज लीव्स है 10 डेज के लिए दोस्तों, ये 20 डेज जो, सॉरी, 30 डेज टोटल था, 10 डेज मैंने यूटिलाइज किया, 20 डेज अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। मैं एम्प्लॉयर के पास जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि भाई ये 20 डेज मैंने कुर्सी गर्म किया है, छुट्टी देनी चाहिए थी, छुट्टी मिलनी चाहिए थे, पर मैं इधर आके कुर्सी गर्म कर रहा था। इसकी वजह से 20 डेज का मुझे पैसा चाहिए। आई वॉन्ट टू एनकैश दीज लीव्स विच आई कुड नॉट टेक, right? This is called as leave cash and leave
एनकैशमेंट, राइट? सो लीव सैलरी भी उसको बोलते हैं। सो एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव्स बाय द एम्प्लॉइज, बराबर? अगर वो मुझे मिला होगा ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। याद रखना, ग्रेचुइटी भी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला फुल्ली टैक्सेबल, लीव सैलरी भी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला फुल्ली टैक्सेबल। अगर मुझे वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला होगा दोस्तों, तो देखो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है। अच्छा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अच्छा, वो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होगा तो लोएस्ट ऑफ द फोर इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। सर लोएस्ट क्या होगा? देखो, नंबर वन, अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जितना तुम लोगों को ग्रेचुइटी, जितना तुम लोगों को लीव एनकैशमेंट मिला है, दैट इज वन पॉइंट, दैट इज योर पॉइंट नंबर वन, वो ले लो। दूसरा, मैक्सिमम 25 lakhs, मैक्सिमम 25 lakhs, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में चेंज हुआ था। आई थिंक पहले 3 lakhs था, अभी वो 25 lakhs हो गया। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 25 lakhs। लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ एंड 10 months इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। सबसे ऊपर एक्चुअल अमाउंट मिला कितना? सेकंड, मैक्सिमम 25 lakhs। अभी लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होता है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये दो चीज हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है पूरे अमाउंट में, बिकॉज देखो इसमें तो नो ब्रेनर है, इसमें क्या आइडेंटिफाई करेगा? वो दिया होगा। इसमें भी नो ब्रेनर है, इसमें भी क्या करेगा? 25 lakhs तो वैसे ही लेना है। सोचना, एक कंप्यूट दो ही चीज करनी है, एक लीव क्रेडिट और दूसरा एवरेज सैलरी पर मंथ। इसमें भी नो ब्रेनर है 10 months में, और एवरेज सैलरी पर मंथ हम लोग वैसे भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब लीव एनकैशमेंट के केस में सिर्फ दो चीजें हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, दैट इज लीव क्रेडिट एंड एवरेज सैलरी पर मंथ। अभी ये जो लीव क्रेडिट होता है ना, बेसिकली 20 days कैसे हम लोग ने आइडेंटिफाई किया? दैट इज द क्रेडिट यू हैव, राइट? पर हम लोगों को अभी आइडेंटिफाई करना है पूरे, मतलब तूने जितना भी साल काम किया है वो पूरे साल में तूने ऐसे कितने अनयूटिलाइज लीव्स थे, वो हम लोगों को उसका क्रेडिट निकालने का है। इसका सिंपल एग्जांपल ये देखो, मैंने बाजू में लिखा है। एम्प्लॉयमेंट टोटल था 20 साल का, 20 ईयर्स का। एवरी ईयर 30 days आई यूज टू गेट ओके। सो टोटल लीव्स अवेलेबल कितना हो गया? 20 ईयर्स इंटू 30 days कम्स टू 600 days। सर यूटिलाइज कितना किया? यूटिलाइज किया 120 days। सो अनयूटिलाइज्ड कितना है? 480 days। सो कहने से इतना कुर्सी गर्म किया मैंने पूरे 20 साल में, तो आई एम आस्किंग फॉर द एनकैशमेंट फॉर 480 days नाउ। बट दे आर सेइंग दैट लीव क्रेडिट जो आइडेंटिफाई करोगे वो डेज में मत करना, लीव क्रेडिट आइडेंटिफाई करना मंथ्स में। सो अगर मुझे मंथ्स में लीव क्रेडिट चाहिए, सो 480 अपॉन 30 करने के बाद मुझे 16 आंसर मिलेगा, एंड 16 इज द लीव क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, राइट? सो मैं इधर लाऊंगा लीव क्रेडिट दैट इज 16 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होगा? एवरेज सैलरी पर मंथ इज, बीड़ी मारने के लिए बीड़ी जो मारते हैं उनको बोलेंगे टेक केयर। अभी देखो ना, बीड़ी मतलब क्या होता है? देखो एवरेज सैलरी पर मंथ, वही सेम चीज है, सेम चीज है। एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 months, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 months, एवरेज टर्नओवर कमीशन फॉर द लास्ट 10 months। ये सबका एवरेज निकलना दोस्तों, और वो एक मंथ का सैलरी मिलेगा मुझे, बराबर? करेक्ट है एकदम, ओके। अभी ये जो 30 days जो होता है ना लीव क्रेडिट, जब भी आइडेंटिफाई करते हैं ना टोटल लीव्स अवेलेबल, हम लोग ने अभी क्या किया? 20 ईयर्स इंटू एवरी ईयर मुझे कितना मिलता है? 30 days। सो मैंने 30 days किया। अगर मैं 25 days होता तो, अगर मुझे एवरी ईयर 25 days मिलता है तो अवेलेबल क्या करता मैं? 20 ईयर्स इंटू 25, ये एकदम सिंपल। सर अगर इधर एवरी ईयर मुझे 35 days मिलते हैं, 35 days मिलते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है 35 days मुझे मिलते हैं, पर लीव क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल नॉट अलाउ यू टू टेक 35, वी विल गिव यू मैक्सिमम 30 days, मतलब कैप लगा दिया। सो एक्चुअली इधर होना चाहिए था 35 इंटू 20, बट उन्होंने बोला नहीं, मैक्सिमम 30 तक ही हम लोग एग्जाम्पशन के कंप्यूटेशन में हम लोग कंप्यूट करेंगे। मतलब इधर 50 days भी होता ना, तुझे भले 50 days मिल रहा है, पर कंप्यूटेशन के टाइम पे 30 इंटू 20 ही होगा, 50 इंटू 20 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तेरा बात हो गया एवरेज सैलरी पर मंथ एंड लीव क्रेडिट का। फोर्थ चीज भी बहुत इजी है, दैट 10 months इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, बराबर? नो प्रॉब्लम, सही है, ओके। जब भी लीव अलाउड आइडेंटिफाई करोगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर करना, एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए हम लोग मैक्सिमम 30 days में लेते हैं। अगर 20 ईयर्स 3 months होगा, नहीं, 20 ईयर्स के लिए हम लोग लेंगे। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलाउंसेस के ऊपर जाते हैं। अलाउंसेस जो होता है वो अलाउंसेस क्या होता है? देखो अलाउंसेस में देयर आर सर्टेन अलाउंसेस व्हिच आर, ओके, मुझे मिला पैसा, अलाउंस मिला, अलाउंस मिलने के बाद उसका टैक्सेबिलिटी क्या होता है? इट विल बी एडेड टू माय सैलरी, बट दे आर गिविंग मी सर्टेन एग्जम्पशंस टू दोस अलाउंसेस। तो वो अलाउंसेस के एग्जम्पशंस ना, टोटल तुम लोगों को बोलो कि टोटल 3 टाइप्स के अलाउंसेस के बोला है उन्होंने। नंबर 1, अलाउंसेस फिक्स्ड एग्जम्पशन है, भाई तुझे इतना ही एग्जम्पशन मिलेगा,
तुझे कितना भी कमा तुझे इतना ही एग्जामेशन मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दूसरा क्या है, तेरा एक्चुअल स्पेंडिंग पे अलाउंसेस है, मतलब तुझे अलाउंस मिला, तूने अगर अलाउंस 10,000 मिला, यू स्पेंट 8,000, तो तुझे एग्जामेशन कितना मिलेगा, 8,000 का। तो इधर फिक्स नहीं है एक्चुअल स्पेंडिंग। और तीसरा जो है, इट इज टोटली टैक्सेबल, नो एग्जामेशन। ठीक है, फिक्स्ड, एक फिक्स्ड एग्जामेशन, एक्चुअल स्पेंडिंग पे एग्जामेशन, एंड थर्ड वन इज टोटली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल बेसिकली। ओके, नाउ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एग्जामेशन का, कि इतना ही एग्जामेशन मिलेगा। इसके लिए अपने पास क्या है, मेमोरी टेक्निक है। आई होप तुम लोग ने सैलरी का मेमोरी टेक्निक देखा है, बट अभी और एक बार हम लोग वो मेमोरी टेक्निक देखते हैं। देखो, एक बंटी है और वो ब्लाइंड है, वापस बोल रहा हूँ, वो बंटी है, वो ब्लाइंड है, वो बीईएसटी में काम करता है। अभी मुंबई में बीईएसटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, क्या बोला मैंने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, वो बीईएसटी में काम करता है, जिधर 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। बट ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन ओनली 70% पीपल कम टू ऑफिस। किधर, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में, राइट। 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, 70% कम टू ऑफिस। उसके बाद उसने सोचा है काम करते हैं हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके सीखना चालू करते हैं और ये एक जॉब छोड़ देते हैं। तो इसके वजह से बंटी ने क्या किया, टैक्सी रुकाया और बीएसटी में रेजिग्नेशन दे दिया। टैक्सी रुकाया, टैक्सी रुकाने के बाद वो भाई गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और जब भी टैक्सी का भाड़ा पूछा, उन्होंने बोला टैक्सी का भाड़ा हुआ 3,200 रुपीज। माँ कसम, 3,200 रुपीज ही हैड टू स्पेंड। अभी क्या हुआ मालूम है, बंटी ने 3,200 उनको दे दिया, बराबर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिसेप्शनिस्ट थी, तो उधर पूछा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिसेप्शनिस्ट को कि ये एजुकेशन लेना होगा तो कितना है एडमिशन फी। तो उन्होंने बोला एजुकेशन का ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो फी है वो है 100 रुपीज पर मंथ। उन्होंने बोला क्या बात है यार, कितना अच्छा है, कितना अच्छा चीज है कि 100 रुपीज पर मंथ में एजुकेशन मिलता है करके। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी उसने पूछा इधर कुछ रहने का व्यवस्था है क्या, तो हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने बोला आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, इधर से 200 मीटर दूर जाओ, इधर से 200 मीटर दूर जाओ, आपको एक ट्राइबल एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्राइबल एरिया। ये जो ट्राइबल एरिया होगा ना, वो किधर जाना पड़ेगा आपको, 200 मीटर्स दूर जाना पड़ेगा। बट अगर आपको इतना ट्राइबल एरिया में नहीं रहना होगा, देन इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो अंडरग्राउंड फॉर 800 स्टेप्स। तो मैं क्या करूंगा, अंडरग्राउंड जाऊंगा 800 स्टेप्स। अगर मैं अंडरग्राउंड 800 स्टेप्स गया तो मुझे एक हॉस्टल मिलेगा, और हॉस्टल में आपको रहने के लिए रहने का इंतजाम हो जाएगा। तो आई वेंट डाउन 800 स्टेप्स एंड हॉस्टल में जाके इंक्वायरी किया और पूछा कितना पैसा लगेगा। तो उसने बोला कि 300 रुपीज पर मंथ लगेगा। मैंने बोला कि यार एजुकेशन का 100 रुपीज बोल रहे हैं वो, तो आप बोल रहे 300 रुपीज हॉस्टल का रहने का लगेगा। उन्होंने बोला हमारे यहाँ ऐसा ही है। मैंने बोला ठीक है यार, चलेगा। अभी देखो क्या है, मैं वापस बोल रहा हूँ क्या है। एक बंटी है, वो ब्लाइंड है, वो बीईएसटी में काम करता है, विच मीन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करता है, जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं, जिसमें 70% ऑफ द पीपल कम टू ऑफिस। उन्होंने टैक्सी रुकाया, टैक्सी रुकाने के बाद 3,600 का भाड़ा हुआ, मतलब बेसिकली अमाउंट लगा 3,200, सॉरी 3,200 का भाड़ा लगा। ही वेंट इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ही इंक्वायर्ड अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फीस, दे सेड 100 रुपीज पर मंथ। रहने के लिए दो ऑप्शंस थे, 200 मीटर्स दूर जाओ ट्राइबल एरिया में, और 800 स्टेप्स नीचे जाओ टू हॉस्पिटल, हॉस्टल 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 टू हॉस्टल। सो ही सेट कि चलो एक बार देखते हैं 200 मीटर्स दूर जाके ट्राइबल में कैसा है। उसको अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से वो 800 स्टेप्स नीचे जाके अंडरग्राउंड जाके हॉस्टल में गया और पूछा, तो उसने बोला कि 300 रुपीज पर मंथ लगेगा रहने का खर्चा। नाउ ये जो मैंने बताया ना, ये पूरा का पूरा तुम लोगों का इधर कवर हो जाएगा। देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कैन यू टेल मी एजुकेशन का कितना था अमाउंट, 100 रुपीज दिया था ना। तो इधर देखो, मैक्सिमम 100 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। उसके बाद हॉस्टल में कितना पैसा था, 300। सो हॉस्टल अलाउंस का कितना आएगा, मैक्सिमम 300 पर मंथ। कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने कितना पैसा दिया था, 3,200 रुपीज दिया था। सो देखो, 3,200 पर मंथ, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ, हैंडीकैप्ड एंड डम, इसलिए मैंने बंटी को ब्लाइंड कंसिडर किया था। उसके बाद अंडरग्राउंड वो कितना गया था, अंडरग्राउंड गया था 800 मीटर, 800 स्टेप्स, मतलब मैक्सिमम 800 पर मंथ। ट्राइबल एरिया कितना दूर था, 200, मतलब ट्राइबल एरिया अलाउंस इज मैक्सिमम 200 पर मंथ। अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, बीईएसटी वाज ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उधर कितने लोग थे, 10,000, कितने लोग आते थे, 70%। देखो 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। ये तेरा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है फिक्स्ड अमाउंट का एग्जाम्पशन। उसमें और एक चीज है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तुम लोगों को समझा कि नहीं, तुम लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, तो तुम लोग ने अब तक लाइक नहीं किया, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। देखो,
अच्छा लगा होगा तो अच्छी चीजें लाइक करनी चाहिए, क्या बोलते हो? मुझे तो ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज भगवान तो दिख रहा है, भगवान बोल रहा है कि यार इतना तुम लोग इतना कंज्यूम कर रहे हो, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा रे? हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस में क्या है? एम्प्लॉयर तुझे एक पैसा देता है, तुझे कुछ पैसा देता है हाउस रेंट पे करने के लिए, राइट? तो ये जो हाउस रेंट अलाउंस होता है उसका गवर्नमेंट तुझे एग्जेम्पशन देता है, ठीक है? एक मिनट मैं इसको इधर वो इधर लेके आता हूँ, वो ठीक है ना? ओके। हाउस रेंट अलाउंस में दे सेट कि तुझे कितना एग्जेम्पशन मिलेगा मालूम है? लोएस्ट ऑफ द थ्री यू विल गेट द एग्जेम्पशन। इफ यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रो सिटी मतलब स्पेसिफिकली बोला है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, यही मेट्रो सिटीज है। तो 40% मेट्रो सिटीज होंगे तो 50% ऑफ सैलरी, बराबर। अगर तू मेट्रो सिटीज में नहीं होगा तेरा घर, देन इन दैट केस 40% ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? बीडी टेक केयर, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, राइट? मेट्रो होगा तो 50, नॉन मेट्रो होगा तो 40। बाद में आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर 10% ऑफ सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, राइट? परफेक्ट एकदम। सो ये तेरा विच एवर इज लोअर अगर तुम लोग ने किया तो तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ओके, अभी तुम लोग काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद एक बार तीन चीज पढ़ो, याद करो एंड देन रिज्यूम करके आगे बढ़ो। ओके, उसके बाद ये हम लोग बात करते हैं एग्जाम्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल स्पेंडिंग। एक्चुअल स्पेंडिंग के बेसिस पे एग्जाम्शन मिलता है, मतलब क्या? अभी समझो, इसके लिए भी मेरे पास है एच डी आर कट। एच डी आर कट मतलब क्या? एच मतलब क्या? एच मतलब हेल्पर अलाउंस और फॉर ऑफिस पर्पस ऑफ कोर्स। डी मतलब क्या? डेली अलाउंस, डेली अलाउंस इधर आ गया। आर मतलब रिसर्च अलाउंस और एकेडमी अलाउंस, राइट? एच डी आर कट। सी मतलब कन्वेयंस अलाउंस, यू मतलब यूनिफॉर्म अलाउंस, टी मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, बराबर एकदम। सो एच डी आर कट जो होता है, एच डी आर कट का पॉइंट ऐसा है कि अगर जो भी अलाउंस मिला होगा सबसे पहले वो इनकम में ऐड होगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000, बट इफ आई स्पेंड 10,000 सो इट विल बी 10,000 माइनस 10,000, सो नील विल बी टैक्सेबल। इजी। अगर मैंने 8,000 स्पेंड किया होगा तो 8,000 माइनस होगा, ठीक है? और ये जो अदर अलाउंस है ना, जो ऊपर फॉल नहीं होते, वो सब अदर अलाउंसेस इसमें फॉल हो जाएंगे। ये अदर अलाउंस के मैंने थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं। नंबर 1 टेलीफोन अलाउंस इज ऑल्सो अदर अलाउंस, इसमें कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है। मेडिकल अलाउंस होगा, उसमें भी कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है। वॉट एवर यू विल रिसीव एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अंडरस्टैंडिंग इजी एकदम। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोविडेंट फंड, स्टूडेंट्स का फेवरेट। अभी प्रोविडेंट फंड के लिए अपने पास ये भी अवेलेबल है, क्यूआर कोड भी अवेलेबल है अपने रैपिडर के बुक में, ठीक है? अभी बात करते हैं प्रोविडेंट फंड में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंड्स, मतलब एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, बाद में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, बाद में सुपर सॉरी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, और उधर एक सुपर एन्युएशन फंड करके। तो देखते हैं प्रोविडेंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दिया जाता है। तो देखो ये फंड होता है, फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट मिलता है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? अभी देखो एम्प्लॉय ने खुद अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा देन उसको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय के लिए खर्चा किया होगा तो एक्चुअली एम्प्लॉय के लिए वो बेनिफिट है, राइट? क्योंकि एम्प्लॉयर मेरे लिए खर्चा कर रहा है, तो भी ये एग्जाम्प्ट किया गया, ये मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अभी दोनों के जो कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट आएगा वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, राइट? ओके। और अगर लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विड्रॉ किया देन इन दैट केस वो भी पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंड दिस इज सो सिंपल दैट, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज यू नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं कॉम्प्लिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, देखो प्रोविडेंट फंड ये पॉइंट जो है ना, तुम लोगों को लगता बहुत डिफिकल्ट है इनिशियली, बट क्वेश्चन जो आते हैं ना, क्वेश्चंस काफी रीजनेबल क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का इसमें, ठीक है? अभी देखो मैं बोल रहा हूँ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब ऐसा प्रोविडेंट फंड कंपनी ने बनाया है विच इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है? अभी अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मैंने कंट्रीब्यूट किया तो मुझे उसका एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया तो एग्जाम्पशन मिलेगा। मैं तुम लोगों को बोला था कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट जो किया वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होता था, होना चाहिए, बिकॉज मेरे लिए बेनिफिट है। बट दे आर सेइंग कि नहीं, जितना मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है उसमें से हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पशन देंगे, और एग्जाम्पशन इज गोइंग टू बी 12% ऑफ सैलरी। एंड सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सैलरी मतलब बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन।
अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम। सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हुआ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अप टू 9.5% का ही मुझे क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा, इसके ऊपर मेरे इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। कभी कभी वो लोग ऐसा देते हैं 15% इंटरेस्ट मिला 15,000 रुपीज, तो भाई समझ लेना 9.5 तो एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट निकलना दैट इज 9,500, और उतना एग्जाम्पशन मिलेगा, बेसिकली 5,500 विल बी टैक्सेबल। करेक्ट एकदम ओके। अभी देखो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, अभी तक उस पे ना कुछ भी एज सच प्रॉब्लम था नहीं, जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो एग्जाम्प्ट हो जाता था। बट अभी क्या हुआ मालूम है? एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख के ऊपर है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख के ऊपर है, देन इन दैट केस अगर वो 4 लाख होगा ना, तो इंटरेस्ट अप टू 2.5 लाख, मतलब 4 लाख में से सबसे पहले इंटरेस्ट अप टू 2.5 लाख निकालो। इफ द इंटरेस्ट इज 10%, देन इन दैट केस 2.5 लाख पे 10% कितना था? 25,000। ये माना जाएगा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर। बट इंटरेस्ट बियॉन्ड 2.5 लाख होगा। ये 2.5 लाख क्या है? 2.5 लाख इज द कंट्रीब्यूशन। 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होगा। 2.5 लाख के ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा, मतलब 4 लाख होगा तो 2.5 लाख इधर हो गए, बाकी कितना बचा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे 10% कितना आता है? 15,000। दिस विल बी टैक्सेबल, बराबर, पक्का एकदम ओके। तो ये तो कंट्रीब्यूशन के टाइम का हम लोग ने बात किया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट अगर होगा 9.5% एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉई का अगर इंटरेस्ट होगा कंट्रीब्यूशन का 4 लाख अगर किया होगा तो 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट नो टैक्स। इंटरेस्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा। ओके सर, अगर मुझे लमसम अमाउंट मिला होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो अगर मुझे लमसम अमाउंट मिला होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इट इज गोइंग टू बी फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट इट हैज अ कंडीशन। इट हैज अ कंडीशन दैट ये जो तुम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे निकालोगे ना, उन्होंने बोला है कि यू शुड बी वर्किंग एज एन एम्प्लॉय फॉर 5 years, मतलब तुम लोग ने 5 साल के बाद पैसा रिमूव करना चाहिए और विड्रॉ करना चाहिए। 5 साल के अंदर तुम लोग ने अगर पैसा विड्रॉ किया, देन इन दैट केस हम लोग ये एग्जाम्पशन नहीं देंगे, ये वाला एग्जाम्पशन। तो 5 साल का पॉइंट किधर लिखा है देखो, लमसम अमाउंट फ्रॉम आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ द एम्प्लॉय इज rendered the service of equal to or more than 5 years, more than 5 years, so else it would be taxable। बट कभी कभी उन्होंने थोड़े एक्सेप्शन दिए कि अगर लेस देन 5 years भी होगा ना, तो भी हम लोग टैक्सेबल नहीं करेंगे, अगर जेन्युइन रीजन होगा तो। जेन्युइन रीजन क्या है? अगर कंपनी शट डाउन हो गई, तो मैं क्या करूं 5 साल उधर जाके, सेकंड ईयर में शट डाउन हो गई और मैंने पैसा निकाल दिया, तो जेन्युइन बात है ना इसमें। तो इसके वजह से इसमें हम लोग वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। एम्प्लॉय रिटायर ड्यू टू हेल्थ, अरे भाई उसका रिटायर लेना पड़ा बिकॉज इल हेल्थ उसका हो गया, या मे बी कुछ भी अगर डिसेबिलिटी हुआ, देन इन दैट केस उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा, तो वो भी एक जेन्युइन रीजन है। विद इन 5 years निकाला तो भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। एम्प्लॉई हैज रिटायर्ड विद द इंस्ट्रक्शन दैट his balance in RPF should be transferred to a new employer, मतलब वो ये कंपनी से तो रिटायर हो रहा है, बट वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट से रिटायर नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय है वो, ये कंपनी का नहीं, दूसरे कंपनी का, करेक्ट, तो भी चलेगा इन दिस केस। इवन दो कंपनी ए से, मतलब फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग इन ईवाई, तो ईवाई में काम कर रहा था, तो 4th ईयर में मैंने छोड़ दिया और मैंने केपीएमजी ज्वाइन किया। तो अगर मैंने केपीएमजी ज्वाइन किया है, देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर करूंगा, एम्प्लॉयर का नाम चेंज करूंगा, दैट्स इट। करेक्ट है, तो भी मुझे वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। ये तेरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हुआ। आ जाओ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे। अनरिकॉग्नाइज्ड ब्रदर, ए नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड, देखो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है वो इधर आ जाता है। देखो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया, अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुझे डिडक्शन नहीं देंगे। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, इट इज गोइंग टू बी फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इंटरेस्ट जो होता है, इट इज गोइंग टू बी फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। करेक्ट एकदम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया, मेरे लिए बेनिफिट है, तो भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। इंटरेस्ट जो है, इट इज ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, उसके बाद लमसम अमाउंट रिसीव्ड, अभी ये तो सब ऊपर का तो सब टैक्स है, बट अगर एग्जेम्प्ट है, सॉरी, अगर लमसम अमाउंट मैंने रिसीव किया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, देन इन दैट केस देखो, रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी लमसम अमाउंट रिकवर किया होगा और वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा, इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी इग्नोर्ड। ये इग्नोर किया जाएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो टैक्स नहीं होगा जो मुझे वापस मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या है? टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है? टैक्सेबल अंडर सैलरी। एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या है? टैक्सेबल अंडर सैलरी।
सो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को याद रखना, कभी भी सैलरी ही माना जाएगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट को भी सैलरी माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट। कोई भी मेरा अगर प्रैक्टिस बैच या रेगुलर बैच से होगा, हम लोग ने बहुत डेप्थ में जाके ये पॉइंट देखा था, बहुत डेप्थ, मतलब आई रिमेंबर स्पेंडिंग एन आवर इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड प्रोविडेंट फंड। तो तुम लोगों को अगर डेप्थ में समझना होगा तो प्लीज रेगुलर या प्रैक्टिस बैच के लेक्चर जाके देखना। और क्योंकि अभी मैं लॉजिक में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट तुम लोग को देखना होगा तो उधर जाके देख सकते हो, बहुत लॉजिकली सब कुछ बात किया है कि क्यों ये इग्नोर होगा, क्यों ये टैक्सेबल अंडर आईएफओएस होगा, तो एक बार देख सकते हो। सो अगर हम लोग ने छोटा सा रिकैप लिया इसका, एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया 50,000, एटीसी के अंदर रिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, मेरे हाथ में एग्जाम, मेरे इंटरेस्ट, मेरे कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट मिला, नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट मिला, नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। इधर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इधर सिर्फ एटीसी नहीं मिलता। बट रिटायरमेंट के टाइम पे मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब जो भी मुझे पैसा वापस मिलेगा, मुझे टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला, वो टैक्सेबल होगा सैलरी। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट मिला, आईएफओएस। एंड एम्प्लॉय के इंटरेस्ट का, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट मिला, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज सैलरी। एकदम मस्का मस्का चस्का। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या मतलब है, अभी सिखाने सच कुछ है नहीं वीआरएस में। तो एक चीज याद रखना कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के केस में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा दिया जाता है, वो उसके हाथ में टैक्स होता है क्या? देखो, एग्जाम्पशन मिलेगा, अभी ये रट्टा ही मारना पड़ेगा दोस्तों लोग तुझे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5 lakhs और सैलरी पर मंथ इनटू 3 months into number of years of completion of service, ignore the fraction. Can I say non पोगा जैसा है, नॉन पोगा करेक्ट है। बाकी इधर सैलरी पर मंथ होता है 1.2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ है, इधर क्या सैलरी पर मंथ इंटू 3 months, करेक्ट। एंड सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस होता है ना। व्हाट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम? 60 ईयर्स तक रिटायरमेंट होने वाला है, पर 58 ईयर्स को ही मैं वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मतलब वो लोग स्कीम लाते हैं कि इसको जाना है क्या, तो जाओ मैं आपको पैसा दे देंगे। पैसा तो कितने मंथ्स का सर्विस बाकी है? 2 साल का सर्विस बाकी है, मतलब 24 मंथ्स का सर्विस बाकी है, बराबर। तो इधर आएगा सर। सैलरी मतलब क्या? सेम अपना बीडी मारने वाले को बोलेंगे टेक केयर, बराबर है। सुपर एनुएशन फंड में बाद में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, चलो एक बार कर ही लेता हूँ। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एंड अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, जो जिधर जो एन्युटी बेसिस पे, मतलब जो एनुएशन फंड मतलब क्या, प्रोविडेंट फंड जैसा ही होता है, करेक्ट। जो पेमेंट होता है वो एनुअली होता है, प्रीमियम का पेमेंट, राइट। अभी देखो, सुपर एनुएशन फंड के केस में दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन विच आई कुड गिव। अभी देखो, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया होगा, तो देर इज नो टैक्स, ही इज एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन, ठीक है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इसका एक पॉइंट है, पर अभी समझना कि एम्प्लॉयर ने अभी जो भी कंट्रीब्यूट किया, इट इज गोइंग टू बी नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर। बट जो इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट इसका ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है 7 lakhs का, 7.5 lakhs का, पर मैं आगे जाके पॉइंट कवर करने वाला हूं, उसमें ये पॉइंट कवर करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ये मैं दोनों पॉइंट्स उधर कवर कर लूंगा। उसके बाद और एक चीज है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का। अगेन दिस इज द पॉइंट टू रीड, जस्ट रीड वंस, बट आ सकता है बिकॉज यू नेवर नो, हम लोग को एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड का सीन है इधर। तो चलो देखते हैं एग्जाम कितना होगा। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, तुझे अगर कंपनी से लात मार के बाहर निकाला, तो अगर जा रहा है ना, तो तू ऐसे नहीं जाएगा, तू कॉम्पेंसेशन लेके जाएगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन बोलते हैं उसको। तो कितना एग्जामेशन मिलेगा इसमें? अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नंबर 1, एंड मैक्सिमम 5 lakhs, मैक्सिमम 5 lakhs, अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ विच एवर इज क्या होगा, लोअर। नाउ कॉम्पेंसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकालते हैं? 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 months, 10 months नहीं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इफ फ्रैक्शन इज मोर देन 6 months, राउंड ऑफ। ओके, अभी बात करते हैं परक्विजिट का। परक्विजिट मतलब एनी, इफ एन एम्प्लॉयर इज गिविंग एनी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, देन इन दैट केस परक्विजिट टैक्सेबल हो जाता है। अगर पैसा नहीं मिला, कुछ और मिला, ड्राइवर का मेरा सैलरी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, या कोई हाउस हेल्प होगा, तो हाउस हेल्प के केस में मैं जो पैसा देता हूँ, तो एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो ये बेसिकली परक्विजिट में फॉलो होगा। आ जाओ फर्स्ट परक्विजिट का बात करते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी। उनको वो लोग पूछते हैं कि भाई अगर तुझे परक्विजिट मिला है, घूमने जाने के लिए पैसा दिया एम्प्लॉयर ने, घूमने जाने के लिए पैसा दिया, इसका मतलब क्या है? लीव ट्रैवल कंसेशन। अभी घूमने जाने के लिए पैसा दिया होगा, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि तूने जो खर्चा एक्चुअली किया है ना,
वो एक्चुअली तू एयर से गया था या एनी अदर मोड से गया था? फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क दिस टू योरसेल्फ. You had traveled by air or you had traveled by any other mode. If you have traveled by air and if you have got the LTC as समझो 1 लाख रुपीस, और तूने कितना स्पेंड किया है, दैट डज नॉट मैटर. वी विल वी एक सेकंड, सॉरी, 1 मिनट. तुझे जो पैसा मिला है ना कंपनी से, वो मिला है 1 लाख. बराबर है. दिस इज अ परक्विजिट, दिस शुड बी टैक्सेबल. पर उन्होंने थोड़ा एग्जाम्पशन दिया. एग्जाम्पशन कितना? एग्जाम्पशन उन्होंने बोला कि मैंने तो स्पेंड किया 1,20,000. बट गवर्नमेंट बोल रहा है भाई इकोनॉमी क्लास का फेयर कितना था? ओनली 70,000. तो मुझे एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? सिर्फ 70,000 का एग्जाम्पशन मिलेगा. सो बेसिकली दिस 70,000 आई विल रिड्यूस फ्रॉम दिस अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड. सो ₹30,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है ना, वो टैक्स हो जाएगा. सो दिस विल बी टैक्सेबल परक्विजिट. सो क्या क्या उन्होंने? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमी क्लास फेयर विच एवर इज लोअर. एकदम सिंपल. बट एनी अदर मोड से गया रहूंगा, मैं एयर से नहीं गया रहूंगा. सो तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है ना, तो मेरे केस में मैंने कितना बताया? 1,20,000. मैं कैसा भी गया रहूंगा, एयर से नहीं होगा ना, तो देखो 1,20,000 खर्चा था, तुम लोग कैसे भी गए रहोगे. ये जब भी कंपेयर करेंगे, तभी कंपेयर करने के लिए अलग अलग फिगर्स हम लोग लेके आएंगे, एक्चुअल वर्सेस कंपेरेटिव. अभी एयर होता तो इकोनॉमिक क्लास फेयर लेता. अभी अगर एयर नहीं है तो देखो कि तू जिधर ट्रैवल किया है ना, उधर रेल सर्विस अवेलेबल है क्या. तो अगर रेल सर्विस अवेलेबल होगा तो इन दैट केस इधर हम लोग एसी फर्स्ट क्लास एसी का जो भी फेयर होगा, वो हम लोग कंपेयर करेंगे 1,20,000 से. एंड विच एवर इज लोअर विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन. अगर उधर रेल नहीं जाता है, देन इन दैट केस देखो कि उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है क्या, बस जाता है क्या. हाँ, बस जाता है. तो एक काम करो, डीलक्स क्लास फेयर का अमाउंट ले लो टू दैट डेस्टिनेशन. वो अमाउंट लेके कंपेयर करो. इफ दैट अमाउंट कम्स टू 80,000 रुपीज, देन इन दैट केस यू विल गेट द एग्जाम्पशन ओनली फॉर 80,000 रुपीज. बराबर. अगर उधर बस भी नहीं जाता है, देन इन दैट केस एक काम करो, वो जो डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई से लेके ए एक डेस्टिनेशन है, और उसका जो डेस्टिनेशन का किलोमीटर्स है वो समझो 1,600 किलोमीटर्स है. उधर बस भी नहीं जाता है, ट्रेन भी नहीं जाता है. तो एक काम करो, मुंबई से ऐसा डेस्टिनेशन ढूंढो जिसका जो उधर ट्रेन जाता है, और द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड बी इज 1600 किलोमीटर्स. सो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, इसका सिमिलर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करो जिधर ट्रेन जाता है. तो बी है, तो बी में ट्रेन जाता है, इन दैट केस ट्रेन का तुम लोग क्या करो, तुम लोग फर्स्ट क्लास एसी का फेयर ले लो, और वो कंपेयर करो 1,20,000 एक्चुअल कॉस्ट. एकदम मस्त. ये तेरा कंप्लीट हो गया लीव ट्रैवल कंसेशन. अभी लीव ट्रैवल कंसेशन किसके किसके लिए मिलता है, मतलब किसके किसके एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट ले सकता हूँ? एम्प्लॉय खुद का, उसके स्पाउस का, उसके चिल्ड्रन का, उसके डिपेंडेंट रिलेटिव का. नाउ चिल्ड्रन जो होता है वो चिल्ड्रन के लिए ओके. डिपेंडेंट रिलेटिव क्या होता है? डिपेंडेंट रिलेटिव मतलब मदर फादर ब्रदर सिस्टर. ठीक है. नाउ ये जो चिल्ड्रन होता है ना, उन्होंने बोला है कि तुझे सिर्फ 2 चिल्ड्रन का बेनिफिट मिलेगा. सिर्फ 2 चिल्ड्रन का खर्चा उठा सकता है, उसके ऊपर का नहीं. और वो 2 चिल्ड्रन कभी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/10/1998. Exemption of LTC is available only for 2 children born on or after 1/10/1998. तो सर अगर ऐसा हुआ, तो मुझे अगर फर्स्ट टाइम में एक चाइल्ड हुआ और सेकंड टाइम में ट्विंस हुए, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिने जाएंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं. नंबर ऑफ अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में एक हुआ, दूसरे टाइम में 2 हुए, तो इन दैट केस टोटल 3 है, पर हमारे अटेम्प्ट तो 2 ही थे ना, तो टोटल 3 चिल्ड्रन का मेरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा. ठीक है. अगर फर्स्ट टाइम में ट्विंस हुए, अरे रुक जा जाने मन, 2 हो गए तेरे अभी, तीसरे में किधर जा रहा है? अभी देखो, पहले ट्विंस तुझे मालूम था, फर्स्ट टाइम ट्विंस हुए, उसके बाद दूसरा सेकंड टाइम पे एक चाइल्ड हुआ. तो अगर सेकंड टाइम पे चाइल्ड हुआ होगा, तो कहने से दिस इज द थर्ड चाइल्ड विच यू न्यू दैट 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी है. सो इसकी वजह से इसमें जब भी पहले 2 होता है और बाद में 1 होता है ना, सो टोटल 3 चिल्ड्रन का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, सिर्फ 2 चिल्ड्रन का एग्जाम्पशन मिलता है. वो इधर लिखा है. ठीक है. ओके. नाउ एलटीसी एग्जाम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 years ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 years. अभी जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो ब्लॉक्स आइडेंटिफाइड है. मतलब 2022 इज ब्लॉक नंबर 1 पूरा साल, कैलेंडर ईयर. 22, 23, 24, 25, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक. ऐसे एक ब्लॉक में मैं 2 बार एलटीसी का एग्जाम्पशन का बेनिफिट ले सकता हूं, सिर्फ 2 बार. बराबर. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये 4 साल का ब्लॉक है, बराबर, और ये दूसरा 4 साल का ब्लॉक है. ये ब्लॉक में 2 एग्जाम्पशंस मिलते हैं मुझे, बराबर है. अगर मैंने 2 एग्जाम्पशंस मिलते हैं, वो 2 नहीं लिए, सिर्फ एक लिया, बराबर, तो जो एक नहीं लिया ना मैंने, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं. अभी मैं इधर
ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूं, देखो 1+1 ऐसा मिलता है। तो ये तो मैंने ले लिया। अभी दूसरा मैंने जो एग्जामेशन मिलता है वो नहीं लिया है। ये जो नहीं लिया है ना, तो मैं नेक्स्ट इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, पर नेक्स्ट ब्लॉक में जब भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा वो मुझे यूटिलाइज करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो बेसिकली ब्लॉक नंबर 2 में मेरे पास 3 एग्जामेशन भी ले सकता हूँ। एक एग्जामेशन जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है वो जो फर्स्ट ईयर में यूज करूंगा, और बाकी के जो 2 एग्जामेशन है वो ये ब्लॉक के तो मेरे पास है ही। सो टोटल मेरे पास एक्चुअली 3 एग्जामेशन है। राइट, करेक्ट एकदम। सर मैंने अगर फर्स्ट ब्लॉक में एक भी एग्जामेशन नहीं लिया, देन इन दैट केस यू कैन कैरी फॉरवर्ड ओनली वन। यू कैन कैरी फॉरवर्ड ओनली वन। आगे बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में देयर आर टू पार्ट्स। वन, ट्रीटमेंट किधर दिया है मुझे। ओके, मेडिकल फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर ने मेरे लिए मेडिकल फैसिलिटी का खर्चा किया। ओके, ट्रीटमेंट अगर मुझे दिया होगा, ट्रीटमेंट इन इंडिया, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। इफ इट इज ट्रीटमेंट इन इंडिया, अगर वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होगा, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल होगा, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होगा, देन इन दैट केस जो भी मुझे ट्रीटमेंट दिया गया है इट इज फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अदरवाइज मतलब उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया या क्लिनिक में दिया होगा, भले इंडिया में दिया होगा, तो भी वो पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया होगा ना दोस्त, देन इन दैट केस देयर आर 3 खर्चाज, देयर आर 3 एक्सपेंसेस वो मेरे लिए करता है। नंबर 1, उड़ने का खर्चा मतलब ट्रैवल का खर्चा। उसके बाद उधर जाके रहने का खर्चा मतलब स्टे का खर्चा, और ट्रीटमेंट करने का खर्चा मतलब ट्रीटमेंट का खर्चा। सो उड़ने का, रहने का, ट्रीटमेंट का, उड़ने का, रहने का, ट्रीटमेंट का। तो अभी देखो, ये जो मेरे लिए खर्चा किया है ट्रैवल का, तो मेरे लिए क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्या? उन्होंने बोला अगर तू छोटा आदमी होगा ना तो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर तू छोटा आदमी होगा तो एग्जेम्प्ट करेंगे। छोटा आदमी मतलब इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 lakhs। मतलब इतना छोटा आदमी है तू कि तेरा जीटीआई 2 लाख से कम है और तुझे ट्रीटमेंट बाहर जाके करना है, तो गवर्नमेंट बोले ठीक है, उसको मैंने मदद करने के लिए किया होगा एम्प्लॉयर ने, इसकी वजह से उसको हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। ठीक है, ओके। अभी उधर स्टे और मेडिकल ट्रीटमेंट का जो है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम लोग आरबीआई का लिमिट देखेंगे भाई, आरबीआई के लिमिट के अंदर तूने खर्चा किया होगा ना एम्प्लॉय के लिए, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, पर अगर आरबीआई के लिमिट के ऊपर क्या होगा तो टैक्सेबल करेंगे हम लोग। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अब ये जो मेडिकल अलाउंस होता है ना, कभी भी याद रखना, ये मैं जो लिखा रहा हूं तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन दिखेगा। मेडिकल अलाउंस जो होगा, अलाउंस जिधर भी तुम लोग ने वर्ड देखा ना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ऑलवेज अलाउंस देखने के बाद तुम लोग उधर जाने चाहिए अलाउंस के टेबल में, और देखो कि अपने कौन से स्टोरी में आ रहा है, क्या एडीडीआर कट में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, टैक्सेबल। मेडिकल देख के इमोशनल नहीं होने का, मेडिकल अलाउंस इज टैक्सेबल। बट अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, then it is fully and fully exempt from tax। क्या होगा? fully and fully exempt from tax। ठीक है। exemption for treatment is allowed for employee। मतलब ये जो ट्रीटमेंट दिया है वो क्या मेरे सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट के लिए एग्जामेशन है क्या? नहीं, एग्जामेशन कैन बी फॉर एम्प्लॉय, माई सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। मतलब कौन? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। करेक्ट है, सबके ट्रीटमेंट के लिए एग्जामेशन ऊपर का एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर मैं एग्जामेशन जो मिल रहा है स्टे एंड ट्रैवल का, इज अलाउड ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट। 1 अटेंडेंट कभी के लिए भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, और एक ही पेशेंट के लिए। एम्प्लॉय टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू द एम्प्लॉयर। ऑफ कोर्स अगर एम्प्लॉय को अगर किसका एग्जामेशन चाहिए, कोविड 19 के केस में एक्चुअली हुआ था कि अगर कोविड 19 का कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर किया होगा, तो सबसे पहले उसने कोविड 19 का रिपोर्ट देना चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्ट, और उसके साथ साथ जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो तुम लोग ने देने चाहिए। और ये जो इलनेस जो हुआ है तुझे, वो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव उसका ट्रीटमेंट होना, पैसा दिया होगा तो कभी देना चाहिए पैसा, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव। एंड सामने वाले ने सब एक्सपेंडिचर्स के सर्टिफिकेट देने चाहिए। करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। जो भी इलनेस हुआ होगा वो कभी होना चाहिए, इलनेस हुआ होगा वो होना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव। उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया ना उसका हम लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। खर्चा विद इन 6 months नहीं, मैंने गलती से बोला खर्चा करना चाहिए विद इन 6 months नहीं, इलनेस होना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच इट ही वाज कोविड पॉजिटिव। ठीक है, उसके लिए जो खर्चा किया होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक। लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंपनी से लोन लिया है 1%, बट अगर एसबीआई के हिसाब से वही लोन अगर मैं एसबीआई से लेता, वो वही लोन मुझे 10% पे लगता। सो कहने से आई एम गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 9% हियर।
कैन आई से आई एम गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 9% ईयर? यस। तो जो भी मुझे बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयर से लोन लेने से 9% का, वो गवर्नमेंट बोल रहा है टैक्सेबल हो जाएगा। वो गवर्नमेंट बोल रहा है टैक्सेबल हो जाएगा। सो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? समझ, लोन लिया है 1 करोड़ का एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर एसबीआई से लेता तो 10% होता। सो 1 करोड़ इंटू 9% विल बी आवर आंसर। This is the taxable perquisite, which means that this is the benefit which the employer had given to you, right? So 9% was the benefit. So taxable amount is equal to loan amount into SBI का interest rate minus actual interest rate. SBI का interest rate is 10%, actual interest rate is 1%. So 9% is the total amount of benefit. Yes, loan amount into 9%. उन्होंने बोला अगर लोन बहुत छोटा होगा ना, इवन तो देयर इज अ बेनिफिट, छोड़ दो। मतलब लोन अगर अप टू 20,000 होगा ना, चल जाएगा, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, नहीं चाहिए हम लोगों को, टैक्स नहीं चाहिए। सो अगर 20,000, अगर समझ 20,000 का लोन दिया है और एसबीआई का रेट इज 10%, एक्चुअल रेट इज 1%, स्टिल देयर विल नॉट बी एनी परक्विजिट। और अगर ऐसा कौन सा लोन दिया है एम्प्लॉयर ने, वो एक सीरियस कुछ स्पेसिफाइड डिसीज है जिसके लिए लोन दिया है कंसेशनल रेट पे, तो उन्होंने बोला भले 20,000 के ऊपर होगा बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी exempt from tax, we will not tax it, पर वो स्पेसिफाइड डिसीज होना चाहिए। बराबर दोस्त, ये इधर आ गया। बाद में कंसिडर द लोन अमाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मतलब क्या, समझो कभी कभी वो लोग एग्जाम्पल में क्या देते हैं मालूम है, ये तुझे 10 लाख का तूने लोन दिया और अप्रैल के उन्होंने बोला कि ये जो लोन दिया था वो 1/4/2024 को दिया था, बराबर। अभी एवरी मंथ के फिफ्थ को दे पे 10,000, दे रीपे 10,000 एज रीपेमेंट करके 10,000 दे देते हैं एवरी मंथ। सो कैन आई से दैट I should not compute 10 lakhs pay total amount of benefit, because 10 lakhs every month the amount is getting reduced, right? Because मैं 10,000 repay कर रहा हूँ, राइट? सो जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है ना, मतलब हमेशा क्या करो कि ये जो जब भी तुम लोग बेनिफिशियल अमाउंट का कंप्यूटेशन करोगे ना, बेनिफिशियल कितना तुझे बेनिफिट मिला, वो हम लोग हमेशा एंड ऑफ द मंथ देखेंगे। अगर मैंने बात किया अप्रैल का, अप्रैल के 5th में ही पेमेंट हुआ था 10,000 का, सो एट द एंड ऑफ अप्रैल कितना बचा? 9,90,000. So 9,90,000 into 9%, but that is per annum into 1/12. ये सिर्फ अप्रैल का देखा, बाद में वापस मई का देखेंगे। वापस 10,000 पे होगा, 9,80,000 इंटू 9% इंटू 1/12। ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे साल का निकालना पड़ेगा। सो मुझे पूरे साल के ऐसे परक्विजिट्स मिलेंगे, पूरे महीने के सब महीने के परक्विजिट्स मिलेंगे। आई विल ऐड एंड आई विल गेट द फाइनल आंसर। इसका मैंने तुम लोगों को आगे एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके दिया है, वो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट अगर होगा, वो गिफ्ट कैश में होगा या गिफ्ट काइंड में होगा, कुछ भी अगर वैल्यू 5,000 के ऊपर जा रहा है ना, देन इन दैट केस एंटायरली इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अभी देखो सर, एंटायरली टैक्सेबल होगा या सिर्फ मोर देन 5,000 टैक्सेबल होगा, दो व्यूज है। व्यू नंबर 1 में उन्होंने बोला अगर 15,000 का गिफ्ट होगा तो एंटायर 15,000 विल बी टैक्सेबल। एंड सेकंड व्यू है, उन्होंने बोला नहीं 5,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 10,000 विल बी टैक्सेबल। दोनों करेक्ट है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ईसॉप में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब भी मैं स्वेट इक्विटी एक्सप्लेन करूंगा तभी। ओके, यूज ऑफ मूवेबल असेट, सब लोग ध्यान देना। मैंने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मूवेबल असेट यूज करने के लिए दिया होगा, एकदम सिंपल है। लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया होगा, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर अदर असेट्स दिया होगा, देन इन दैट केस देखो कि वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है। अगर मेरा खुद का मैंने असेट दिया होगा, देन इन दैट केस तेरे हाथ में कितना टैक्स होगा? 10% ऑफ द कॉस्ट, एंड कॉस्ट विल बी गिवन इन द एग्जाम, बराबर। और अगर हम लोग ने बात किया कि वो हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर था, मैंने किससे हायर किया था और तुझे दिया था, देन इन दैट केस हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज योर परक्विजिट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट में सर ऊपर क्या था? ऊपर था यूज, ऊपर क्या था? यूज था। नीचे क्या है? ट्रांसफर है। ध्यान देना इसमें, अगर उन्होंने बोला है, इसमें तो पूरा कंप्यूटेशन ही अलग होता है। अगर बात किया कि कंप्यूटर एंड लैपटॉप मैंने तुझे ट्रांसफर कर दिया, मैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, भाई ये ले लैपटॉप, फ्री फ्री नहीं, व्हाट एवर इट इज, दे दिया लैपटॉप, कहने से ट्रांसफर किया, यस। तो ट्रांसफर किया होगा तो कहने से आज का वो लैपटॉप और कंप्यूटर का वर्थ निकालना पड़ेगा, आज का। मैंने भले 5 साल पहले वो परचेज किया था, मैंने वो 5 साल पहले परचेज किया था, मान लिया, बट मैंने जो 5 साल पहले परचेज किया था दोस्त, वो आज का वर्थ तो कम होगा ना, बिकॉज डेप्रिशिएट हुआ होगा। तो हम लोगों को क्या करना है मालूम है? हम लोगों को ईयर वाइज नहीं, हम लोगों को डेट वाइज डेप्रिशिएट करना है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आई हैड परचेस्ड, मैं एम्प्लॉयर हुआ, मैंने परचेज किया था ऑन, पूरा पूरा फोकस करना, 7/7/2022 को मैंने परचेज किया था 10 लाख में,
क्या? लैपटॉप एंड कंप्यूटर। मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुम लोग एम्प्लॉय हो, बराबर। मैंने ट्रांसफर कभी किया मालूम है? ट्रांसफर किया 24th ऑफ मार्च 2024 को, बराबर। मुझे पता कि 10 लाख से लेके 24th ऑफ मार्च तक हम लोगों को ये जो वैल्यू, जो ये जो 77 का वैल्यू था ना, 10 लाख, मुझे हम लोगों को अभी 24/3 के डेट पे 10 लाख का वैल्यू निकालना है। तो क्या करूं मैं? डेप्रिशिएट करूं। डेप्रिशिएट हम लोग यूजुअली पर फाइनेंशियल ईयर करते हैं, पर इधर पर फाइनेंशियल ईयर में डेट टू डेट करेंगे। मतलब क्या? 7/7/22 से लेके 6/7/23, बराबर। ये पूरा कंप्यूटेशन होगा और इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50% उन्होंने दिया है डेप्रिसिएशन में। 10 लाख पे 50% कम्स टू 5 लाख। मुझे पता है डब्ल्यूडीवी कितना आया? 5 लाख, बराबर है। उसके बाद अभी और कंप्लीटेड ईयर आएगा क्या? 6/7/23, सॉरी 7/7/23, 7/7/23 से लेके 6/7/24, ये पूरा कंप्लीट हो रहा है क्या ईयर? इधर ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है बिकॉज आई हैव सोल्ड बिफोर 6/7/24। सो इसके वजह से ना सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। जो जितने साल कंप्लीटेड, जितने डेट टू डेट कंप्लीटेड ईयर्स है ना, सिर्फ उसका ही डेप्रिसिएशन आएगा। सो डब्ल्यूडीवी कितना है? डब्ल्यूडीवी 5 लाख का है। मैंने तुम लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया होगा 24/3 को। सो डब्ल्यूडीवी इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 5 लाख। आई होप यू आर क्लियर। एंड अगर तुम लोग ने उसका 1 लाख रुपए दिया होगा, देन इन दैट केस फॉर यू द बेनिफिट इज नॉट 5 लाख। 5 लाख इज डब्ल्यूडीवी, उसका वर्थ माइनस तूने ऑलरेडी पे किया 1 लाख रुपए। सो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कम्स टू 4 लाख रुपीज। आई होप जितना रिवीजन में समझा सका, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप तुमने पहले कभी ये किया होगा, ठीक है? ओके। अगर कार का बात किया, लैपटॉप कंप्यूटर 50% और वो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डिप्रिशिएट होगा। कार अगर होगा तो टैक्सेबल अमाउंट इज गोइंग टू बी डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन, सेम चीज। पर डेप्रिसिएशन जो होता है वो 20% के हिसाब से होता है, नॉट एज पर 50%। ठीक है, इधर क्या बोला है? 20% के हिसाब से। और क्या होगा? डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और अगर एनी अदर असेट है, मतलब साइकिल है, मोटर मोटर बाइक है, बाइक, देन इन दैट केस इसमें टैक्सेबल अमाउंट विल बी द सेम। मतलब कैसे कंप्यूट करते हैं? बट इधर डेप्रिसिएशन विल बी 10% एंड इधर एसएलएम के बेसिस पे क्या होगा? अपना डेप्रिशिएट हो जाएगा, राइट? देखो, डेप्रिसिएशन शुड बी कंप्यूटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डेट ऑफ परचेस, नॉट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। लंच फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर ने लंच खिलाया होगा तो अगर इट विल बी एग्जेम्प्ट इफ द अमाउंट पर मील इज अप टू 50 रुपीज। अगर चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, ब्रेकफास्ट, नॉट टैक्सेबल। लंच प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया, नॉट टैक्सेबल। बाद में एग्जाम्पशन ऑफ फ्री फूड इज नॉट अवेलेबल इन न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। न्यू टैक्स रेजिम में एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है, चलो सबको ये भी टैक्स कर दिया। बात करते हैं रेंट फ्री और कंसेशनल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का। मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव दिस टाइम। जो अभी अभी सितंबर एंड दिसंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। या अगर कोई वीडियो मई और जून के लिए भी देखता होगा, उनके जैन के लिए देखता होगा तो भी इंपॉर्टेंट है, जून मई एंड जून के लिए तो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें काफी चेंजेस हो चुके हैं। तुम लोग देख भी सकते हो कितने क्वेश्चन है इसमें। देखो, रेंट फ्री और कंसेशनल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब एम्प्लॉयर ने मुझे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है, बराबर, और फ्री ऑफ कॉस्ट, रेंट फ्री। तो अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा तो परक्विजिट कितना माना जाएगा? एज पर डिटरमाइंड बाय द लाइसेंस फीस और गवर्नमेंट रूल्स, ये सब वो डिसाइड करेंगे कितना टैक्स होगा। ठीक है, वो छोड़ दे। अगर बात किया अदर्स का, अदर्स मतलब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, देन इन दैट केस देखो कि वो जो जो एम्प्लॉयर ने घर दिया है वो ओन की कौन करता है। इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन तेरे हाथ में वो कितना टैक्सेबल होगा वो हम लोग बात कर रहे हैं। देन इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन इन द सिटी। मैंने तुम लोगों को कुछ घर दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट और वो मैं ओन कर रहा था, सो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर आया, बराबर है। तो वो घर किधर लोकेटेड है, वो जो एरिया है उसमें पॉपुलेशन कितना है वो देखते हैं। अभी इसमें द लॉ वाज डिफरेंट अप टू 31/1/2020, 31/8/2023 एंड लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम 1/9/2023। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों के अटेम्प्ट के लिए, मतलब सितंबर, दिसंबर एंड जैन, ये तीनों अटेम्प्ट के लिए तुम लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है, अनफॉर्चुनेटली। और ये चीज तुम लोग रिवीजन लेक्चर देखते देखते पॉज करके ही याद रखोगे, प्लीज मुझे प्रॉमिस करना, ओके? बिकॉज मैं पढ़ूंगा
उसके बाद तुम लोगों को याद रहेगा, अगर तुम लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन है तो नहीं है, यू आर रॉन्ग। तो एक बार तुम लोग क्या करने वाले हो, पॉज करने वाले हो, पूरा का पूरा पहले याद करने वाले हो और उसके बाद ही रिज्यूम करके आगे बढ़ोगे, ठीक है? नो प्रॉब्लम, प्रॉमिस। चलो आगे। अप टू 31/8/2023 तक अगर वो एरिया का पॉपुलेशन इज अप टू 10 lakhs अगर होगा, तो 7.5% ऑफ सैलरी इज गोइंग टू बी योर परक्विजिट। सीधा एकदम सिंपल। जिधर घर है उसका पॉपुलेशन देखो, अगर उसका पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs, then in that up to 10 lakhs, sorry, up to 10 lakhs, then in that case it is going to be 7.5% of salary. सर अगर अगर उसका पॉपुलेशन अगर 10 lakhs to 25 lakhs होगा, तो सिंपल है 10% ऑफ सैलरी। पर अगर अबाउट 25 lakhs होगा, इट इज गोइंग टू बी 15% ऑफ सैलरी। अभी यही जो पॉपुलेशन जो था ना, वो उन्होंने चेंज करके 10 का 15 कर दिया। नाउ पॉपुलेशन इज लेस देन 15 lakhs, इट इज 7.5 का 5 कर दिया, मतलब दोनों टाइम के बेनिफिट ही दिया, बराबर। सो 15 lakhs 5% of salary, 15 to 40 lakhs it is 7.5% of salary, and above 40 lakhs it is going to be 10% of salary। अनफॉर्चुनेटली दोनों याद रखना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन आया तो इसका अलग कंप्यूटेशन, इसका अलग कंप्यूटेशन, मंथ वाइज, ठीक है? उसके बाद अकोमोडेशन अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा ना दोस्त, ये सैलरी डिस्कस करते क्या होता है, अगर अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा, देन इन दैट केस अप टू 1923 द लॉ वाज परक्विजिट विल बी 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंट, उन्होंने जो जितना पे किया होगा वो, बराबर, जो क्योंकि ओन नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर है ना, उन्होंने भी पे किया होगा एम्प्लॉयर ने। सो तेरे लिए परक्विजिट कितना होगा, 15% ऑफ सैलरी, और मैंने जो लीज रेंट पे किया है वो विच एवर इज लोअर नॉट हायर, करेक्ट? एंड परक्विजिट के केस में जो 15 था 1923 के बाद इट केम डाउन टू 10%। दिस इज अ बेनिफिट विच इज गिवन टू अस, राइट? ओके। उसके बाद सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सैलरी मतलब ABCDM, ABCDM। ए मतलब टैक्सेबल अलाउंसेस, नॉर्मल अलाउंसेस नहीं है, टैक्सेबल अलाउंसेस है। इसका मतलब क्या, अलाउंसेस नॉर्मल होंगे, उसमें से एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज टैक्सेबल अलाउंसेस। बी मतलब बेसिक सैलरी, बी मतलब बोनस, सी मतलब कमीशन, कमीशन सिर्फ टर्नओवर कमीशन नहीं है, ऑल कमीशन। अभी डी का बात करते हैं, डी मतलब क्या, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ओनली, ओके। एंड एम मतलब अदर मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब परक्विजिट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है? जो उन्होंने बोला है उतना ही टैक्स होगा, बाकी कौन सा भी सैलरी में अमाउंट अमाउंट नहीं आएगा। मैं तुम लोग क्या करने वाले हो, अभी तुम लोग स्क्रीन पे पॉज करने वाले हो और उसके बाद एक बार पढ़ने वाले हो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्रॉमिस, एकदम श्योर, ओके। ABCDM should be calculated on due basis, ABCDM should be calculated on due basis, मतलब एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी शुड बी इग्नोर्ड। देखो क्या है ना, ABCDM में जितना लिखा है ना उतना ही लिखो, बाकी आजू बाजू की बातें करो ही मत। अभी फॉर कंप्यूटिंग ABCDM, रिटायरमेंट बेनिफिट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अरे भाई, बोला ABCDM है तो ABCDM होगा, तो वापस में बाकी की चीजें क्यों लूंगा? ग्रेचुटी नहीं लेना है, पेंशन नहीं लेना, मालूम है हम लोग को, क्योंकि ABCDM लेना है, बराबर। ओके। ABCDM शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम फॉर विच द असेसी हैड ऑक्यूपाइड सच हाउस। मतलब ये जो हम लोग सैलरी कंप्यूट करेंगे ना, वो सैलरी हर टाइम 12 महीने का करेंगे क्या? नहीं। अगर मैंने घर तुम लोगों को 2 महीना ही दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो सैलरी भी होगा ABCDM, वो सिर्फ 2 महीने का ही कंप्यूट होगा, बराबर। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF एंड इंटरेस्ट ऑन PF शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अरे भाई ठीक है, ABCDM कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी इफ द एम्प्लॉई इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन, अभी 90 डेज का फंडा देखो, इधर देखो, 90 डेज का फंडा देखो। मुंबई में मुझे घर दिया एम्प्लॉयर ने रहने के लिए, पूरे 12 महीने का दिया, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन बन गया। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, तो मेरे सैलरी का मेरे सैलरी का जो भी मुंबई है, तो इसके वजह से मुंबई है तो कितना परसेंट आएगा दोस्त? मुंबई है तो कितना परसेंट आएगा? अप टू 31,815, और इट इज 10%, बराबर, ओके। इतना मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। पर हुआ क्या, कभी कभी ना एम्प्लॉयर मुझे बैंगलोर भी भेजता है, और बैंगलोर में भी रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। अभी क्या दो दो रेंट फ्री अकोमोडेशन का कंप्यूटेशन करेंगे क्या? हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, बट दे सेट कि जो दूसरा घर होगा ना, उसका अप टू 90 डेज का जो भी रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा ना, वो हम लोग नहीं कंप्यूट करेंगे, वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। पर 90 डेज के बियॉन्ड जो भी तूने तूने दूसरे घर में रहा है, वो दूसरे घर का रेंट फ्री अकोमोडेशन भी कंप्यूट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग? सो मुंबई का भी पूरा आएगा, पर इधर भले 120 डेज के लिए दिया होगा, पर तो भी 90 डेज का रेंट फ्री अकोमोडेशन उन्होंने माफ कर दिया, बाकी का सिर्फ 30 डेज का रेंट फ्री अकोमोडेशन मेरे लिए टैक्सेबल होगा। सो देयर विल बी टू परक्विजिट्स, वन विल बी फॉर 12 months एंड सेकंड विल बी ओनली फॉर 30 days, नॉट 120 days।
राइट, यही उन्होंने बोला है। उसके बाद और एक अमेंडमेंट आया था, तो उन्होंने ये चीज बोला था, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया था फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए दिया था। ठीक है, और तेरा सैलरी कितना था? 10 लाख रुपए सैलरी था। अगर तेरा सैलरी 10 लाख रुपए था, मुझे बता, एक मिनट, मुझे बता, मुंबई में है, 10 लाख रुपए सैलरी है, दैट्स फाइन, एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया था, इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर नए लॉ के हिसाब से बात किया तो कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 10%, एवरीबडी, इट इज गोइंग टू बी 10% ऑफ सैलरी एबीसीडीएम। ये तेरा एबीसीडीएम हो गया, समझ। तो इसका 10% कितना आएगा? 1 लाख रुपीज, मतलब तेरा 1 लाख रुपीज बिकम्स योर रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? मतलब कहना है रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट अपॉन माई सैलरी। अरे भाई, घर का इन्फ्लेशन क्या है? वो तेल लेने गया, घर घर का वो प्रॉपर्टी का रेट क्या, तेल लेने गया। उन्होंने क्या कंसिडर किया? मेरा सैलरी कितना है, खेल खत्म। मेरा सैलरी कम तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कम, मेरा सैलरी ज्यादा रेंट फ्री अकोमोडेशन ज्यादा। अरे भाई, पर मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन, मेरा घर अगर है, अगर तो घर का वैल्यू देखो ना, तुम लोग सैलरी का वैल्यू देख रहे हो। अभी प्रॉब्लम किधर हुआ? 22-23 में 10 लाख सैलरी था, 23-24 में भैया को डबल प्रमोशन और उसका सैलरी बन गया 22 लैक्स। मतलब मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन भी अगर समझ सेम सेम रेंट फ्री अकोमोडेशन 23-24 में भी होगा, तो कैन आई से दैट मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2.20 लैक्स। क्यों? बिकॉज वापस बोल रहा हूं, ये घर था, मैंने ये घर लिया था रेंट पे, वही सेम घर मैंने दूसरे साल भी कंटिन्यू किया 23-24 में, और सैलरी भी बढ़ा, 22 लैक्स बन गया। तो अगर सेम घर मैंने कंटिन्यू किया होगा सेकंड ईयर के लिए, और अगर मेरा सैलरी बढ़ा होगा ना, तो उन्होंने बोला है देखो, इन दिस केस ये तेरा 2.20 लैक्स हम लोग टैक्स नहीं करेंगे, बिकॉज ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ गलत हो रहा है। मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ, इसके बेसिस पे मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन इंक्रीज हो रहा है, इतना मेरा फ्लक्चुएशन भी नहीं हुआ है मेरे प्रॉपर्टी के रेट्स का। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? तुम लोग इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देना है ना, तुम लोगों को देना है ना इन्फ्लेशन का इंपैक्ट, तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पे दे दो ना। तुम लोग सैलरी पे क्यों दे रहे हो? अंडरस्टैंडिंग। तो इसके वजह से उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो, तेरा लास्ट टाइम का रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना था? मैंने बोला 1 लाख रुपीज, कभी था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था? 331। ओके, नॉर्मल इंडेक्सेशन करो 1 लाख का, 1 लाख का इंडेक्सेशन करो, मतलब 1 लाख अगर आज है तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? सो 348 नेक्स्ट ईयर का ये है, 348 अगर होगा, देन इन दैट केस मेरा ये आंसर कितना आएगा मालूम है? 105,135। बेसिकली माय नेक्स्ट ईयर का जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा, दैट विल नॉट बी 2,20,000, बट दैट विल बी ओनली 1,05,135। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। पॉज करके चेतो एक बार एक रीड करना है पार्ट। एकदम झकास। ओके, उसके बाद बात करते हैं होटल बेनिफिट और अकोमोडेशन बेनिफिट। एकदम सेम है। अगर एम्प्लॉयर ने तुझे अगर होटल बेनिफिट दिया होगा या अकोमोडेशन बेनिफिट दिया होगा, तो उन्होंने बोला है देखो, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा मालूम है? 24% ऑफ सैलरी, दैट इज एबीसीडीएम, और जितना हायर चार्जेस पे किया था बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सैलरी मतलब सेम एज अबाउ, मतलब ए बी सी डी एम, बी ट्वाइस। सी मतलब टोटल कमीशन, डी मतलब डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, एंड एम मतलब अदर मॉनेटरी परक्विजिट्स। बट उन्होंने बोला अगर फैसिलिटी इज अप टू 15 डेज नो, तो हम लोग टैक्स कुछ नहीं करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। पर 15 डेज के ऊपर होगा तो इसके हिसाब से हम लोग टैक्स करेंगे, 25% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी, और हायर और रेंट चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। एकदम मस्का। आ जाओ कार फैसिलिटी पे। कार फैसिलिटी पे मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, वापस ये पॉइंट। कार फैसिलिटी में देर आर 3 पार्ट्स, मतलब मैंने तुम लोगों को कार दिया, इफ आई हैव गिवन द कार सोली एंड होली फॉर ऑफिस पर्पस, तो अगर ऑफिस पर्पस के लिए होगा एंड इफ इट कैन बी प्रूव्ड कि ऑफिस पर्पस के लिए ही यूज हुआ है, देन इन दैट केस व्हाट एवर बेनिफिट आई हैव गिवन टू यू, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऑफिस पर्पस के लिए किया होगा तो। अगर मैंने तुझे फुल्ली एंड फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए कार दिया है, नाउ कैन आई से मैंने तुझे यूज करने के लिए कार दिया है पर्सनल पर्पस के लिए, देन इन दैट केस कैन आई से यूज ऑफ, यूज का पॉइंट आएगा इसमें, यूज ऑफ मूवेबल एसेट का। अगर वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा गाड़ी, तो 10% ऑफ द कॉस्ट, बट अगर मैंने भी किधर से हायर किया होगा तो हायर चार्जेस पेड। ये एग्जैक्टली सेम है, बराबर। इधर भी देखो यही आएगा, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर 10%, और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। ऊपर में ना और एक पॉइंट आ सकता है रेंट फ्री अकोमोडेशन में। रेंट फ्री अकोमोडेशन में कभी कभी अकोमोडेशन के साथ साथ फर्नीचर भी दिया जाता है।
अकोमोडेशन के साथ साथ फर्नीचर भी दिया जाता है। तो अगर फर्नीचर भी दिया गया ना, देन इन दैट केस फर्नीचर भी हम लोग ऐड करेंगे, एंड फर्नीचर भी हम लोग यूज ऑफ असेट जैसे ही ट्रीट करेंगे। यूज ऑफ असेट में क्या था, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा वो फर्नीचर तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो इट इज गोइंग टू बी हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। फर्नीचर का ट्रीटमेंट ऐसे होगा, हाउस का ट्रीटमेंट ऊपर के हिसाब से होगा। ठीक है, ये मुझे तुम लोगों को बोलना था। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कार फैसिलिटी आई विल रिपीट। अगर कार फैसिलिटी दिया है फुल्ली ऑफिस पर्पस, फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली कार इज यूज फुल्ली फॉर पर्सनल पर्पस, फुल्ली टैक्सेबल, मां कसम फुल्ली टैक्सेबल। बट इसमें गाड़ी का हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो, हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। बराबर। ओके, ये गाड़ी का हुआ। गाड़ी के साथ साथ उन्होंने मुझे ड्राइवर भी दिया, तो जो भी ड्राइवर का खर्चा किया वो भी ऐड हो जाएगा। और उन्होंने मेरा पेट्रोल, मेंटेनेंस, वो सब कुछ एम्प्लॉयर नहीं करके दिया, तो जो भी मुझे बेनिफिट हुआ ना दोस्त, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। ड्राइवर का सैलरी ऐड कर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऐड कर। अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया कार इज यूज्ड फॉर फुल्ली पर्सनल पर्पस। ठीक है, अभी बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, कार इज यूज फॉर पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। थोड़ा ऑफिस थोड़ा पर्सनल। अभी इसमें जितना फुल्ली फॉर, ओके, इधर क्या हुआ है, मैंने तुझे गाड़ी दिया, थोड़ा तू ऑफिस के लिए यूज करता है, थोड़ा तू घर के लिए यूज करता है। तो जितना ऑफिस के लिए यूज करता है उतने प्रपोर्शन का तो तुझे टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिकॉज वो ऑफिस के लिए यूज कर रहा है। जितना पर्सनल के लिए कर रहा है उतना टैक्स लगना चाहिए। बराबर। ओके, देखते हैं। कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय ने गाड़ी ओन किया है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कौन पे करता है, वो भी एम्प्लॉय करता है। अरे भाई, गाड़ी भी उसका, मेंटेनेंस भी वही कर रहा है, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या हो रहा है, कुछ नहीं, नो बेनिफिट नो टैक्स। बराबर। गाड़ी एम्प्लॉय का है, पर एम्प्लॉयर बोला है कि मैं तुझे मेंटेनेंस का खर्चा देता हूँ, मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है। देन इन दैट केस जितना भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 10,000, माइनस करूंगा 1,800 पर मंथ और 2,400 पर मंथ एज द केस में भी। मतलब अगर गाड़ी का जो इंजन है वो अप टू 1600 सीसी का होगा तो 1800 पर मंथ माइनस करूंगा, और अगर वो 2,400, अगर वो इंजन मोर देन 1600 सीसी का होगा तो 2,400 पर मंथ माइनस करूंगा। बराबर। सर, व्हाट इज दिस अमाउंट विच वी आर रिड्यूसिंग? दिस इज द अमाउंट विच वी आर रिड्यूसिंग दैट इज टुवर्ड्स होनली फॉर ऑफिस पर्पस, बिकॉज वो टैक्स नहीं होना चाहिए ना, इसके वजह से मैंने वो निकाल दिया। सो जो भी बचेगा वो पूरा पर्सनल पर्पस का अमाउंट बचेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, सो एक कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय का बात मैंने इधर कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर ओनली, एम्प्लॉयर ही कार ओन कर रहा है। ओके, एम्प्लॉयर गाड़ी ओन कर रहा है। अभी देखो कि मेंटेनेंस कौन पे कर रहा है, मेंटेनेंस पे कर रहा है एम्प्लॉई। देन इन दैट केस एम्प्लॉई के हाथ में क्या टैक्स, सीधा टैक्सेबल अमाउंट है, एग्जेम्पशन कुछ नहीं। 600 पर मंथ अप टू 600 सीसी होगा तो 900 पर मंथ, अगर बियॉन्ड 600 1600 सीसी होगा तो 600 पर मंथ अप टू 1600 सीसी होगा तो, एंड बियॉन्ड 1600 सीसी होगा तो 900 पर मंथ, बेसिकली 600 एंड 900। एम्प्लॉय के हाथ में सीधा सीधा यही अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम लोगों ने कितना मेंटेनेंस का खर्चा किया, कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधा ये फ्लैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। बराबर। बाद में एम्प्लॉयर का देखो, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर नहीं किया होगा, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी 1800 पर मंथ if the car is up to 1600 cc, and 2400 per month if the car is more than 1600 cc। एकदम मस्का चस्का, एक नंबर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, मैं तुम लोगों को बताऊं, जो इधर एग्जाम्शन था ना दोस्त, यही इधर टैक्सेबल अमाउंट कर दिया। एग्जाम्शन यही उधर क्या कर दिया, टैक्सेबल अमाउंट कर दिया। ठीक है, अगर ये किधर भी पॉइंट में, ये कौन से भी पॉइंट में ड्राइवर भी दिया होगा, इधर हमने दो ही चीज किया ना, एक कार का ओनर देखा एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा है देखा। अगर ड्राइवर भी दिया होगा ना, एक चीज याद रखना, इफ यू आर इन कैटेगरी 3 जिधर यूज हो रहा है पर्सनल एज वेल एज ऑफिस, इन दैट केस ड्राइवर का खर्चा कितना भी करे हम लोग 900 पर मंथ ऐड करेंगे इन ऑल द स्टैंडर्ड लिमिट्स। एकदम मस्त। अभी इफ मोर देन वन कार इज गिवन, अभी दो कार दिए तुझे और दोनों कार होली फॉर ऑफ नहीं, दोनों कार पार्टली फॉर ऑफिस और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए दिया है। कार नंबर 1, कार नंबर 2, पार्टली फॉर ऑफिस, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। गवर्नमेंट ने बोला कि तू डिसाइड कर, तुझे पार्टली फॉर ऑफिस, पार्टली फॉर पर्सनल, मतलब ये कैटेगरी 3 में कौन सा कार फॉल करवाना है, ये तू डिसाइड कर। और
अगर तुझे डिसाइड किया कि नहीं ये कार फॉल करवाना है, सो जो दूसरा कार होगा ना, वी विल कंसिडर दिस एज वी हैव द एम्प्लॉयर हैज गिवन दैट कार होनली फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब कैटेगरी 2 में फॉल करवाएंगे उसको। करेक्ट है, जो ऊपर हम लोग ने देखा इसके हिसाब से टैक्स होगा, कैटेगरी 2 के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग, ओके सुपर। अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, मतलब फ्री टिकट्स। सिंपल है अभी, फॉर एयरलाइंस एंड रेलवे एम्प्लॉइज, एयरलाइंस एंड रेलवे फैसिलिटी इज फुल्ली एग्जिप्ट। बट इधर बसेस का कुछ बात नहीं किया, बट ठीक है, फॉर अदर एम्प्लॉइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एजुकेशन फैसिलिटी, इतना मतलब कैसे प्रोविजन है तुम लोग देखो ये, फॉर एम्प्लॉय अगर होगा, एजुकेशन का फैसिलिटी दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए दिया होगा ना, it is exempt if the value of education is up to 1000 per month per child। वाह क्या बात है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जामेशन दिया, बट वो भी, वो कौन होना चाहिए मालूम है, एजुकेशन उसके खुद के इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, एम्प्लॉयर के। मतलब दो कंडीशन है, चिल्ड्रन जो है वो एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना चाहिए, और एजुकेशन शुड बी वन अप टू 1000 पर मंथ, तो चिल्ड्रन का भी एजुकेशन क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर फॉर अदर रिलेटिव्स होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कभी भी याद रखना इट इज फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं दिया। फ्री सर्वेंट दिया होगा, फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल। एनी अदर परक्विजिट फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, नाउ फॉलोइंग परक्विजिट्स आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, दीज आर नॉट टैक्सेबल। कौन से? टेलीफोन एंड मोबाइल बिल पेड और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। सर आपने बोला था ना कि टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल है, देखो मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, अलाउंस, ये कभी भी वर्ड आया ना, हम लोग इधर नहीं उधर जाएंगे अलाउंस के पॉइंट में। अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होता है, टेलीफोन और मोबाइल बिल जो होता है ना, विच इज रीइंबर्स, दैट इज नॉट टैक्सेबल। ये चीज ध्यान रखना। एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए अगर स्कॉलरशिप दिया होगा, दैट इज ऑल्सो फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेप्ट। ठीक है, ओके। गुड्स सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट रीजनेबल प्राइस, नॉट टैक्सेबल। टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पेड बाय द, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कुछ भी अगर टैक्स पे किया होगा, देन इन दैट केस एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्स नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, परक्विजिट करके टैक्स नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स का। अभी देखो, प्रोफेशनल टैक्स का अगर मैंने बात किया, तो मैंने किधर तो लिखा था ये पॉइंट, एक मिनट। देखो, अभी हम लोग बात करें डिडक्शंस का, देयर आर 3 डिडक्शंस व्हिच आर अवेलेबल, मतलब ये टोटल ऊपर जितना जितना देखा ना, ये ऐड करने का मुझे मिलेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से हम लोग सेक्शन 16 के डिडक्शंस माइनस करते हैं, 1 2 3। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन सब में यूजुअली, अभी देखो हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन था 30%, नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, बराबर, इधर भी ऐसा ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो यूजुअली यूजुअली हमेशा 75,000 का दिया जाता है अंडर 115 बीएससी। बट अगर तुमने नॉर्मल स्कीम के लिए ऑप्ट किया होगा, नॉर्मल स्कीम के लिए, तो वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट, 50,000। अगर 115 बीएससी होगा तो 75,000, अगर नॉर्मल स्कीम के लिए ऑप्ट किया तो 50,000, और ये तुम्हारे लिए अमेंडमेंट है, ये तुम्हारे लिए अमेंडमेंट 75,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगा। दूसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स। अभी देखो, प्रोफेशनल टैक्स, मेरा जेब फटा, मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए। अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है एम्प्लॉय ने, आराम से समझना, लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। प्रोफेशनल टैक्स अगर मैंने पे किया होगा तो 2500 का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब ग्रॉस सैलरी अगर 1 लाख है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में प्रोफेशनल टैक्स पे होके माइनस करूंगा 2500। बेनिफिट मिला, यस बेनिफिट मिला, ओके ओके। डिडक्शन मिला के ऊपर, यस डिडक्शन मिला। बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला। अभी दूसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, इसका ट्रीटमेंट क्या मालूम है, कहना ऐसे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, तो सबसे पहले अपने सैलरी में ऐड कर, सैलरी में प्रोफेशनल टैक्स करके ऐड कर एज परक्विजिट, इट विल बिकम 1,02,500, एंड नाउ उसमें से प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर। कभी भी याद रखना, मेरे नाम पे जो प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है ना, उसका मुझे हमेशा डिडक्शन मिलता है। अभी प्रोफेशनल टैक्स का मुझे हमेशा डिडक्शन मिलेगा, पर ट्रीटमेंट कैसे होगा देखो, ऊपर अगर मैंने पे किया होगा तो मुझे प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिला और बेनिफिट भी मिला। नीचे अगर एम्प्लॉयर ने मेरे लिए पे किया होगा तो डिडक्शन तो मिला पर एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिला, बिकॉज ऊपर सैलरी में ऐड हुआ वो। अंडरस्टैंडिंग, तो 1 लाख प्लस 2500 माइनस 2005, अल्टीमेटली कितना, 1 लाख भाई, बराबर, ठीक। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है पे स्केल का। पे स्केल मतलब क्या, कभी कभी वो लोग सैलरी का इंफॉर्मेशन देते नहीं है, दे गिव यू दिस इंफॉर्मेशन। पे स्केल,
मतलब अमित मिस्टर अमित joined railways on 1/6/2011 on a pay scale of 10,000, 1,000, 12,000, 2,000, 18,000, 3,000 and compute the salary for assessment year 15-16. assessment year 15-16 होगा मतलब कौन सा financial year 14-15 बराबर है. ओके 1/4 मतलब किधर से स्टार्ट होता है ये 1/4/2014 से लेके 31/3/2015. ऑलवेज रिमेंबर टू डू दिस वेन एवर पे स्केल पॉइंट कम्स. ठीक है. अभी जब से ज्वाइन किया था इसका मतलब क्या, हाउ डू रीड दिस. फर्स्ट ईयर में द सैलरी इज 10,000 रुपीज पर मंथ. इसके नेक्स्ट ईयर में द सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 1,000 रुपीज एवरी ईयर. पर मंथ सैलरी विल इंक्रीज बाय 1,000 मतलब नेक्स्ट ईयर कितना होगा 11,000 11,000 11,000 मिलेगा. उसके नेक्स्ट ईयर अगेन द सैलरी विल बी 1,000 टिल इट बिकम्स 12,000. अंडरस्टैंडिंग पक्का. तो अगर मैं ईयर 1 का बात किया तो देखो 1/6/2011 से लेके 31/5/2012 मतलब इधर फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं, हम लोगों को डेट टू डेट देखना है. मेरा सैलरी कितना था 10,000 पर मंथ. 1/6/2012 से लेके 31/5/2013 इज गोइंग टू बी 11,000. अगेन 1 मंथ से बड़ा 1,000 से बड़ा बराबर. उसके बाद 1/6/2023 से लेके 31/5/2014 और 1,000 से बड़ा एंड बिकम 12,000. नाउ अभी 12,000 तो बन गया. अभी उसके नेक्स्ट ईयर से सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ एवरी ईयर टिल द ईयर इट बिकम्स 18,000. बराबर करेक्ट. तो ये 12,000 हो गया था. अभी उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना पड़ेगा 2,000 पर मंथ. सो 1/6/14 टिल 31/5/15 इट विल बिकम 14,000. नाउ द पॉइंट इज कि मुझे डेटा कौन सा चाहिए, इसका डेटा चाहिए 1/4/14 से लेके 31/3/15. कहने से अप्रैल एंड मई का फिगर मुझे इधर से मिलेगा. 31/5/14 तक इधर है ना, तो इसके वजह से कहना से 12,000 इंटू 2 एंड 14,000 इंटू 10. This is my salary. This is how you will compute the pay scale. Understanding? Okay. Deductions में और एक पॉइंट मेरा रह गया ऊपर. द डिडक्शन में एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट होता है. नाउ समझना, एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉर्मल एम्प्लॉय को पहले ऐड हो जाएगा इनकम में अलाउंस करके और उसके बाद डिडक्शन मिल जाएगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो. हमेशा ध्यान रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस विल बी फर्स्ट एडेड एंड देन यू टेक अ डिडक्शन फॉर दैट. बट ओनली इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगर मैं नॉर्मल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहूंगा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड हो जाएगा एंड नो डिडक्शन. ओके. कितना डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी. सेम बीडी टेक केयर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5,000 विच एवर इज लोअर. अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम. ओके. अभी स्वेट इक्विटी शेयर का एक बाकी है. स्वेट इक्विटी शेयर का इधर मैंने एक्सप्लेन किया. देखो एक महाजन वर्चुअल्स है, उसने मुकेश भाई को कुछ 10,000 शेयर्स दिए एट द रेट ऑफ 200 बराबर ऑन 1/7/2024 जिसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 1,000 पर शेयर था. अभी क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या है, शेयर्स आर गिवन एट अ डिस्काउंट टू द एम्प्लॉइज. सॉरी नॉट टू द एम्प्लॉइज, दिस इज टू द शेयर होल्डर्स. नहीं टू द एम्प्लॉइज बराबर. शेयर्स आर गिवन एट अ डिस्काउंट टू द एम्प्लॉइज. वो एम्प्लॉय है, मुकेश भाई महाजन वर्चुअल्स का एम्प्लॉय है बराबर. तो डिस्काउंटेड प्राइस में दी, मार्केट में चल रहा है रेट 1,000 रुपीज पर, मैं उसको उनको 200 रुपीज में दे रहा हूँ बराबर. तो उनके पास ऑप्शन रहता है एक्सरसाइज करने का बराबर. तो ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज किया. ये कभी ऑप्शन दिया मैंने ऑप्शन दिया था 1/7/24 को. उन्होंने एक्सरसाइज कभी किया 1/1/25 को, जब भी फेयर मार्केट वैल्यू वाज 1,200 पर शेयर. ठीक है. और एक्चुअल शेयर्स अलॉट कभी हुए, अलॉट हुए ऑन 5/4/2025 को बराबर है. ओके. नाउ समझना एक बात को, जब भी शेयर्स एक्सरसाइज हुए थे तभी फाइनेंशियल ईयर था 24-25 और जब भी शेयर्स अलॉट हुए थे तभी फाइनेंशियल ईयर था 25-26. क्वेश्चन केम सर स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से साल में टैक्स होंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से साल में टैक्स होंगे इज द क्वेश्चन. तो उन्होंने बोला जो साल में स्वेट इक्विटी शेयर्स एक्सरसाइज होंगे वो साल में टैक्स हो जाएंगे. मैं तुम लोगों को बताऊं स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसॉप्स दोनों का पर्पस इज डिफरेंट बट ट्रीटमेंट इज एग्जैक्टली द सेम. ट्रीटमेंट इज एग्जैक्टली द सेम. तो वो भी समझो बात को. ट्रीटमेंट मतलब क्या कि उधर भी डिस्काउंटेड प्राइस में दिए जाते हैं, ईसॉप्स दिए जाते हैं फॉर एग्जांपल बराबर है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एज द केस में भी. इन दैट केस ईसॉप्स के केस में जो टैक्स लगता है ना, दैट टैक्स टू बी पेड व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड
एंड इन केस ऑफ स्टुअर्ट इक्विटी शेयर्स, जब भी एक्सरसाइज हुआ है तभी टैक्स देना पड़ता है। सर कौन सा टैक्स का बात कर रहे हो आप? एक मिनट, तुझे बेनिफिट कितना हुआ एम्प्लॉय को बेनिफिट टोटल कितना हुआ? 200 रुपए का शेयर्स मिला था, बराबर। अभी देखना पड़ेगा कि मेरा फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, मुझे बेनिफिट कितना मिला टोटल। तो सर बेनिफिट देखने के लिए मेरे पास 3 डेट्स है। मेरे पास डेट है 1724 का, जब एफ एम वी 1000 था। एक्सरसाइज का डेट है मेरे पास जब एफ एम वी 1200 था। और अगर अलॉटमेंट का बात किया तभी 1300 है। द क्वेश्चन कम सर, एफ एम वी क्या कंसिडर करें हम? तो एफ एम वी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि जो एक्सरसाइज जो दिन पे कर रहा है ना, वो दिन पे मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो देखेंगे हम। दैट इज 1200। तुझे कितने मिला? 200। मतलब कितना हुआ? 1000। मतलब 1000 का तुझे बेनिफिट हुआ, यस। वो कभी टैक्सेबल होगा अगर वो स्वेट इक्विटी शेयर होगा, तो जब एक्सरसाइज किया तभी। और अगर यही सेम चीज अगर ईसॉप होगा तो जब अलॉट किया तभी। बट 1000 रुपीज का ट्रीटमेंट विल बी द सेम, एक्सरसाइज के दिन का एफ एम वी माइनस द अमाउंट विच इज चार्ज फ्रॉम यू। बट ईसॉप अगर हुआ ईसॉप, तो अलॉटमेंट का डेट में मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टैक्स होगा। बट अगर वही स्वेट इक्विटी शेयर होगा जो साल में एक्सरसाइज किया तभी टैक्स होगा। आई होप यू आर क्लियर। देखो, एफ एम वी आज ऑन 1125 मतलब एक्सरसाइज जो भी किया, माइनस अमाउंट पेड 200, परक्विजिट कितना 1000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, सो टोटल परक्विजिट कम्स टू 1 करोड़। एकदम मस्त का। ओके, अभी ध्यान देना इधर, स्वेट इक्विटी शेयर्स देखो, टैक्स ऑन परक्विजिट ऑन स्वेट इक्विटी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ईसॉप होगा तो इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। बट कभी कभी अगर तू, एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखना, एक बार पढ़ के रखना, कभी आया तो मालूम नहीं अपने को। वेयर सच शेयर्स और सिक्योरिटीज आर अलॉटेड बाय, एक कौन से स्टार्टअप कंपनी ने अगर ये शेयर्स अलॉट किए होंगे, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, तो अगर ऐसे कौन से एम्प्लॉयर ने अलॉट किए, बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80 आईएसी, अगर ऐसे कोई एम्प्लॉयर ने अगर शेयर्स अलॉट किए होंगे, देन इन दैट केस वो परक्विजिट अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। अभी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन सा, देखो। सबसे पहला बात, year after the expiry of 48 months from the end of the relevant assessment year। क्या बोला है? year after the expiry of 48 months from the end of the relevant assessment year, मतलब जो साल में स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए थे, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है, अलॉट वो टाइम पे किए थे। उसका नेक्स्ट उसका नहीं, एक मिनट, कौन से साल में दिए थे स्वेट इक्विटी शेयर्स? देखो इन दिस एग्जांपल कौन से साल में दिए थे? 24-25 ना, 24-25। उसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? उसका असेसमेंट ईयर हो गया, किधर गया यार, असेसमेंट ईयर हो गया 25-26। उसका एंड मतलब क्या? 31/3/26। उधर से कितना मंथ्स आगे? 48 मंथ्स। सो असेसमेंट ईयर 25-26 का एंड मतलब 31/3/26, उधर से लेके आगे 48 मंथ्स, मतलब 4 साल बेसिकली। सो 31/3/2030, ठीक है, वो डेट फ्रीज करो। दूसरा, ईयर ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब अगर मैंने उसके पहले सेल कर दिया, सेल कभी किए? 21/3/2027 को मैंने सेल कर दिया, तो वो डेट। और तीसरा, ईयर इन विच असेसी सीजेस टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब उसने उसने बीच में एम्प्लॉयमेंट ही छोड़ दिया, वो कभी किया? 33/2028। नाउ बात देखो, विच एवर इज अर्लियर जो होगा ना, विच एवर इज अर्लियर, वो साल में टैक्स हो जाएगा। अभी देखो विच एवर इज अर्लियर कौन सा है? दिस एंड दिस में, कैन आई से 21/3/2027? यस, दैट इज फाइनेंशियल ईयर व्हाट 26-27। यस, सो वो साल में टैक्स हो जाएगा दोस्त। बट तुझे टैक्स पे करने के लिए ना, उन्होंने नेक्स्ट पैरा में पॉइंट दिया है, वो कभी पे करना पड़ेगा? अर्लीस्ट जो डेट आएगा उधर से विद इन 14 डेज तुझे पेमेंट करना पड़ेगा टू द एम्प्लॉय, टू द गवर्नमेंट। जो अर्लीस्ट डेट आएगा उधर से विद इन 14 डेज। ये एक बार तुम लोग क्या करके रखोगे? पढ़ के रखोगे, सिर्फ एक बार पढ़ के रखोगे, ये चीज याद रखना। पर अगर बेसिक याद रखना होगा तो बेसिक के लिए क्या है, एक्सेस एफएमवी कौन सी डेट का देखना है? जब एक्सरसाइज किया। और पेमेंट कभी करना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स होगा तो एक्सरसाइज की डेट पे, ईसॉप अगर होगा तो अलॉटमेंट की डेट पे, ठीक है। ओके, अभी अपना लास्ट पॉइंट बाकी रहता है, विच इज योर फेवरेट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट। एनुअल अक्रीशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखो पॉइंट, देखो इधर क्या है, मैं उधर बोल रहा हूँ सुपर एनुएशन का पॉइंट बाद में करेंगे, इधर कर रहा हूँ मैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड।
अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है इनमें नेशनल पेंशन स्कीम, आरपीएफ एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, देन इन दैट केस जो कंट्रीब्यूशन अप टू 7.5 लाख का होगा उतना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बराबर। वो कंट्रीब्यूशन का रेलेवेंट इंटरेस्ट जो होगा वो भी एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बराबर। ओके, एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है बियॉन्ड 7.5 लाख, मतलब 4.5 लाख एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स हो जाएगा, और उसके रिलेटेड इंटरेस्ट जो होगा ना वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, पक्का एकदम। सो ये भी इंटरेस्ट टैक्स हो जाएगा एम्प्लॉई के हाथ में, मतलब 4.5 प्लस इंटरेस्ट दोनों। बट क्वेश्चन इज ये इंटरेस्ट हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें? हम लोगों के पास एक पूल रहता है, वो पूल में ये एग्जैक्ट ये इंटरेस्ट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? इसके लिए हम लोगों को एनुअल अक्रीशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइट। ओके, एनुअल अक्रीशन के इंटरेस्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया उन्होंने, वो फॉर्मूला तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, एंड तुम लोगों को सिर्फ इसका एक क्वेश्चन करना है। आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट द आंसर फॉर दिस। बट तुम लोगों को और एक चीज बताता हूँ, एक जो फंड होता है ना, फंड, ये फंड में ये सब चीजें होती है। ओपनिंग बैलेंस होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, और इंटरेस्ट होता है, बराबर। ओपनिंग बैलेंस होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा, और इंटरेस्ट भी होगा जो जनरेट हुआ है। बट कहने से दिस इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन ऑल द थ्री, वी नीड द इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट 7.5 लाख के ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन का। तो वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, तो वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, एंड ये आने के बाद बेसिकली इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो दिस इज द मेन पार्ट। तो देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है। दिमाग में रखना कि क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 7.5 के ऊपर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, बराबर। अभी देखो, एनुअल अक्रीशन में दिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर इट इज रियली वेरी इजी। देखो, सबसे पहले टीपी मतलब टैक्सेबल परक्विजिट, ये पहले ब्रैकेट करना है, ऐसा ब्रैकेट 1, ब्रैकेट इधर कंप्लीट, पीसी अपॉन 2 इंटू आर, ब्रैकेट 2, एंड इधर ब्रैकेट कंप्लीट। फर्स्ट ब्रैकेट जो किया इसके ऊपर लिखेंगे करंट ईयर, सेकंड ब्रैकेट जो किया इसके ऊपर लिखेंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, बराबर। ओके, अब ये सब लोग छोड़ देते हैं, आराम से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। करंट करंट ईयर मतलब क्या, पीसी अपॉन 2, पीसी मतलब क्या, पीसी मतलब जो कंट्रीब्यूशन किया है बियॉन्ड 7.5 lakhs टुवर्ड्स एनपीएस, आरपीएफ, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, वो कंट्रीब्यूशन ले लो एम्प्लॉयर का, बराबर, और उसका एवरेज निकालो, मतलब अपॉन 2 किया, बराबर है। तो जितना कंट्रीब्यूशन किया था बियॉन्ड 7.5 lakhs वो निकालो, और अपॉन 2 करो, एवरेज निकाला। अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि टोटल टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना लगता है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, बराबर। तो सबसे पहले पीसी अपॉन 2 इंटू आर, पी मतलब क्या होता है, पीसी मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड 7.5 lakhs टुवर्ड्स आरपीएफ, एनपीएस, एटीसीसीडी। अभी एवरी टाइम विल नॉट रीड दिस, तो हम लोग ये कट करेंगे, हम लोगों को मालूम है अभी क्या है, ये करंट ईयर का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पीसी अपॉन 2 चाहिए मुझे, अभी अपॉन 2 तो कुछ डिफाइंड नहीं है, अपॉन 2। आर क्या होता है, देखो आर, आर मतलब आई अपॉन एफ एवरेज। इसका मतलब क्या, समझो ओपनिंग बैलेंस इज 5 lakhs, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 1 लाख, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 1 लाख, बराबर। एंड वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस दे देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, और वो क्लोजिंग बैलेंस समझ उन्होंने दिया 8 lakhs, 8 lakhs क्लोजिंग बैलेंस दिया, ऐसा देते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा, बराबर। तो कैसे आता है इंटरेस्ट, 8 lakhs माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5 lakhs, कितना आया इंटरेस्ट, 1 लाख रुपीज, यस। 1 लाख इज योर इंटरेस्ट इन द फंड, कहने से 1 लाख इज द इंटरेस्ट इन योर फंड, बराबर। अब ये एक पूरे फंड में 1 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तुम लोगों को सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। 100 लोगों का क्लास है, 10 लोग क्लियर हो गए, कितना परसेंट लोग क्लियर हो गए? 100 लोगों का क्लास है, 10 लोग क्लियर हो गए, कितना परसेंट लोग क्लियर हो गए? 10%, बराबर। इधर भी सेम चीज निकालना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए उन्होंने बोला कि जितना इंटरेस्ट है वो लिखो अपॉन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का अपॉन 2 करो, मतलब एवरेज ऑफ द फंड निकालो। फंड में से टोटल 1 लाख का इंटरेस्ट है, तो फंड का पहले एवरेज निकालो, 5 lakhs प्लस 8 lakhs अपॉन 2, बराबर है। 5 lakhs प्लस 8 lakhs अपॉन 2 इट कम्स 13 lakhs, 13 lakhs अपॉन 2 कम्स टू कितना आता है, 6.5, बराबर। तो मैं इधर आता हूं और लिखता हूं 6.5। अभी निकालो कितना आता है, चलो एक बार निकाल देते। 1 लाख अपॉन 6.5, 6,50,000,
कितना आता है 15.38। 15.38 कैन आई से दिस इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, बराबर। अभी हम लोगों को मालूम है कि बियॉन्ड 7.5 लाख कितना इन्वेस्ट किया था, समझ, 7.5 लाख इन्वेस्ट किया था, 30,000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था एम्प्लॉयर का, 7.8 लाख। 7.5 लाख के कितना इन्वेस्ट किया है, 30,000। सो ये 30,000 पे अगर मैंने इंटरेस्ट कंप्यूट किया 15.38, कहने से मुझे अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा, एकदम बराबर है, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अभी ये मेरा आर हो गया कंप्लीट। सो पीसी मतलब 7.5 लाख के ऊपर जितना तूने कंट्रीब्यूट किया है अपॉन 2 आई विल गेट दिस अमाउंट, बराबर, एवरेज ऑफ दैट अमाउंट इनटू, देखो देखो, सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, 7.5 लाख के ऊपर का आंसर निकालोगे, कितना आया, एक्चुअली शुड कम एज 30,000 रुपीज। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, पहले उसका एवरेज निकालो, मतलब कितना, अपॉन 2 इनटू, इसका एक काम करो, इंटरेस्ट रेट आइडेंटिफाई करो, अभी निकाला 15.38%। ये मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया, बराबर। प्लस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया होगा एम्प्लॉयर ने बियॉन्ड 7.5 लाख, तो वो कंट्रीब्यूशन लिख दो, से फॉर एग्जांपल इट वाज 25,000। ठीक है, प्लस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अगर कुछ टैक्सेबल परक्विजिट निकला होगा, टीपी वन मतलब क्या, लास्ट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट, जैसे हम ये साल निकाल रहे हैं, लास्ट ईयर का भी टैक्सेबल परक्विजिट हम लोग ने निकाला होगा, बराबर। तो टीपी1 तुम लोग ऐड करो, समझ, इट इज 5,000। और इस पे तुम लोग क्या करो, इस पे रेट अप्लाई करो, मतलब ये जो होगा वो करंट ईयर का रेट होगा, जो भी करंट ईयर का रेट है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन इधर ड्राफ्ट किया है। मैं तो एक, मुझे ना क्या करना है मालूम है, अपना 1 आवर 35 के अंदर एक्चुअली हो गया है सब कुछ, बट मुझे तुम लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करनी है अभी, बिकॉज ये तुम लोगों को ना आना चाहिए, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आता है और इट इज रियली वेरी सिंपल। मिस्टर सुनील इज द सीईओ ऑफ शीतल टेक्सटाइल्स लिमिटेड। हिज बेसिक सैलरी 6 lakhs पर मंथ, 6 lakhs पर मंथ उसका बेसिक सैलरी है। He is paid 8% of dearness allowance and he contributes 10% of his pay and dearness allowance towards recognized provident fund. Very good. उसने contribute किया and company contributes the same amount. अभी contribution मिल गया कंपनी का भी, एम्प्लॉयर का। ठीक है, accumulated balance in the RPF as on 1/4/2020 and 31/3/2020 and 31/3/2000 sorry 1/4/2020 31/3/2021, मतलब कहने से ये ओपनिंग बैलेंस मिल गया मुझे और ये क्लोजिंग बैलेंस मिल गया 2021 का। और उन्होंने बोला है कि 22 का भी हम लोग दे रहे हैं, मतलब कहने से यही क्लोजिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा दोस्त, और ये नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बन जाएगा, बराबर है, परफेक्ट एकदम। ओके, सो बेसिकली मेरे पास ये साल का कंट्रीब्यूशन के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया है, दैट इज, आराम से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग इज गिवन एज 50,35,000 प्लस एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन निकालो ना एक बार, एम्प्लॉई का कितना कंट्रीब्यूशन है, बेसिक सैलरी पर मंथ इज 6 lakhs प्लस 8%, मतलब 6 lakhs इंटू 12 प्लस 8%, इसका 10%। देखो इधर मैंने नीचे किया होगा किधर ना किधर, it should be 7,76,000 perquisite value taxable under section 17(2)(7). It should be 7,77,600। एक बार देखना, it should be the same, करेक्ट एकदम। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, 7,77,600 इधर ऐड करेंगे, 7,77,600, कहने से ये दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था, मतलब एम्प्लॉयर का भी सेम कंट्रीब्यूशन था, ये इतना मेरे फंड में है। और उन्होंने बोला है आई प्लस इसमें क्या होता है, यूजुअली इंटरेस्ट आता है, अभी इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 71,46,700। तुम लोग अभी कंप्यूट करके माइनस करके मुझे इंटरेस्ट का फिगर बता सकते हो, फंड के इंटरेस्ट का, 7146 माइनस 777,600 माइनस 777,600 माइनस 50,35,000। एक बार पॉज करके करना, योर आंसर शुड बी 5,56,500, 5,56,500। इधर लिखता हूं मैं 5,56,300। दिस इज फंड का इंटरेस्ट, हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं, 2021 का। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 7,50,000 के ऊपर एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, वो मेरा पीसी बन गया, अपॉन 2। ये मैं आंसर निकाल सकता हूँ क्या, यस निकाल सकता हूँ, बिकॉज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मेरे पास है 7,77,600।
ठीक है, 777,600 माइनस 7,50,000 कितना एक्सेस एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है? 27,600। सो एक काम करो, 27,600 अपॉन 2 करो, इनटू मुझे क्या करना है, आर करना है। अभी आर कैसे निकलते हैं? आर मतलब आई अपॉन एफ एवरेज। आई कितना है, जस्ट हम लोग ने निकाला 556,300 अपॉन एफ एवरेज। फंड का एवरेज अगर निकालना होगा, मेरे पास कहने से ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। सो 50,35,000, 50,35,000 प्लस 71,46,700, it comes to 1,21,81,700 upon 2, it comes to 60,90,850, 60,90,850. You come here and write 60,90,850, बराबर एकदम। तो ये मैंने अगर निकाला 556,300 अपॉन 60,90,850, ये मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा ऑफ 9.13%, बराबर है। सो 9.13% हम लोग इधर अप्लाई करेंगे एंड ये तुम लोगों का आंसर मिल जाएगा। लास्ट पार्ट है, अच्छे से देखना है क्या बोल रहा हूं मैं। 27,600 अपॉन 2 इंटू 9.13%, एकदम परफेक्ट है। ये मेरा पीसी अपॉन 2 इंटू आर बन गया। ये मेरा फर्स्ट ईयर का आंसर मिल गया। और अभी माइनस करूंगा PC1 प्लस TP1 लास्ट ईयर का कुछ होगा तो इंटू आर, बट उन्होंने लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसके वजह से ये पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा। सॉरी, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो देखो, योर आंसर शुड कम एज लाइक दिस, दैट इज 1261, बराबर है। तो अभी नेक्स्ट ईयर भी वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट ईयर में कहने से नेक्स्ट ईयर का फॉर्मूला क्या है, एवरीबॉडी प्लीज ध्यान देना। पीसी अपॉन 2 सेम चीज इंटू आर प्लस 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 PC1 प्लस TP1 इंटू आर। ओके, नाउ पीसी इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। कैन आई से पीसी इज गोइंग टू बी द सेम, दैट इज 27,600। इधर कैसे आएगा 27,600 अपॉन 2 इंटू आर। आर के लिए वापस हम लोगों को इंटरेस्ट एंड एवरेज निकालना पड़ेगा, बराबर। अभी इंटरेस्ट के लिए सेम चीज करेंगे। अभी इधर सिर्फ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज डिफरेंट। सो बेसिकली इधर जो हम लोग करेंगे, सो ओपनिंग कितना आएगा, ओपनिंग इज गोइंग टू बी 71,46,700 प्लस 777,600 प्लस 777,600, बराबर। ये एम्प्लॉई का हो गया और ये एम्प्लॉयर का होगा। इंटरेस्ट इधर आएगा और इधर क्लोजिंग आएगा, और क्लोजिंग उन्होंने ऑलरेडी दिया है 94,57,700। आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एंड एफ एवरेज वैसे निकालो। इंटरेस्ट इधर आया 7,55,800 एंड एफ एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके अमाउंट आया 83,02,200, एकदम मस्का। ओके, नो दिस इज हाउ, अगर कंप्यूट किया तो इंटरेस्ट आता है 755 माइनस 83, इट कम्स टू 9.10%। सो कहने से इधर आई कैन राइट 9.10%। ये मेरा पहला आंसर मिल गया। प्लस PC1, PC1 मतलब लास्ट से पीछे देखने का है। PC1 मतलब लास्ट टाइम का कितना था, PC1 पीसी कितना था लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का भी पीसी कितना था 27,600, बराबर है। तो इधर हम लोग 27,600 लिख देंगे। सर लास्ट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट कितना था 1261, तो इधर आएंगे और लिखेंगे 1261, और ये आने के बाद इंटू करेंगे आर, और आर हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, दैट इज 9.10%। दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट, दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट। ये देखो, तुम लोगों का आंसर आना चाहिए 3882। So guys, I have tried my level best to explain this chapter in the most effective way. I hope that पूरा का पूरा chapter तुम लोगों को समझा होगा, and I can proudly say that we are absolutely done with income from salaries का revision. टाइम क्यों लगा, बिकॉज लास्ट हम लोग ने इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन किया। एक बार वो इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन करना, एक क्वेश्चन भी तुम लोगों ने दोस्तों किया ना, आई एम श्योर दैट यू विल बी थ्रू। कौन सा भी क्वेश्चन उसके बारे में पूछो, तुम लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर तुम लोगों को
जेन्युइनली 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 अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज आपके कमेंट्स देख के मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी मोटिवेटेड फील होता है, और ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर नए हो गए चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और सब दोस्तों के साथ शेयर करना। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय बाय।